हाय एवरीवन, इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास डेटा स्ट्रक्चर की, जिसका नाम है ग्राफ्स। अब ग्राफ्स एक नया डेटा स्ट्रक्चर है जिसको हम पढ़ने वाले हैं एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोलूं डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स में से कौन से 3 टॉपिक होंगे जिनके चांसेस होते हैं इंटरव्यूज में सबसे ज्यादा आने के, तो उनमें से एक नाम मैं ग्राफ्स का बोलूंगी, क्योंकि ग्राफ्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं जो आपके कोडिंग टेस्ट के अंदर भी आ जाते हैं और आपके इंटरव्यूज के अंदर भी पूछ लिए जाते हैं। काफी सारी एल्गोरिथम्स हैं जो ग्राफ को यूज करके इंप्लीमेंट होती है, तो उन हम एल्गोरिथम्स को भी पढ़ रहे होंगे, साथ के साथ बहुत सारे सवालों को करेंगे, बहुत सारी चीजें सीखेंगे ग्राफ्स में। अब ग्राफ साथ के साथ एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कंपनीज रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करती हैं। आपने एक शिकायत सुनी होगी कि डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम्स हम इतना सारा पढ़ते हैं पर वो कहीं इंप्लीमेंट तो होता नहीं कंपनीज के अंदर, बट ग्राफ्स को यूज करके एक्चुअली बहुत सारे प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं जो कंपनीज डेवलप करती हैं। तो ग्राफ बहुत ही इंटरेस्टिंग डेटा स्ट्रक्चर है। मैं अगर बात करूं कि ग्राफ होता क्या है, तो ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ, इनफैक्ट कलेक्शन की जगह इसको मैं कहूंगी नेटवर्क ऑफ नोड्स। नेटवर्क कैसा होता है? नेटवर्क होता है कि एक नोड से आप बहुत सारी नोड्स तक जा सकते हैं, तो कुछ वैसे से ही स्ट्रक्चर को हम ग्राफ स्ट्रक्चर कहते हैं। ग्राफ को एक तरीके से ट्री के पेरेंट की तरह ट्रीट किया जा सकता है कि ट्री स्ट्रक्चर जैसा हमने आज तक देखा था उसका ही एक और लेवल अप अगर हम कर दें तो वो हमारा ग्राफ स्ट्रक्चर होता है। जैसे ग्राफ के अंदर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और इन नोड्स को हम नाम देते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स का मतलब होता है कोई एक पॉइंट, बिंदु या कोई ऐसे कॉर्नर जहां से हम डिफरेंट जगह पहुंच सकते हैं। तो ग्राफ के अंदर जो नोड होती है उसको वर्टेक्स कहा जाता है, और इसका प्लूरल हो जाता है हमारे पास वर्टिसेस। अब वर्टेक्स को जो ये लाइन कनेक्ट करती है, इस लाइन को हम कहते हैं एज। तो ग्राफ के अंदर एक नेटवर्क बनता है डिफरेंट नोड्स का। इस नेटवर्क के अंदर हमारे पास बहुत सारी वर्टिसेस होती हैं, साथ के साथ हर वर्टेक्स के बीच में उनको कनेक्ट करने वाला एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम एज स्ट्रक्चर कहते हैं। अब ये जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है ये रियल लाइफ में हमने काफी बार देखा होगा। जैसे अगर मैं सबसे सिंपल एग्जांपल लूं तो हमने गूगल मैप्स को देखा होगा, या फिर उबर, ओला जैसी एप्स होती हैं जिसपे हम कैब बुक करते हैं, वहां पर हमने मैप को देखा होगा। तो उस मैप को भी इंटरनली एक ग्राफ की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं किसी भी मैप को, किसी भी रैंडम मैप को विजुअलाइज करूं तो उसमें क्या हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट सिटीज होंगी जिनके बीच में डिफरेंट रोड्स हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एक सिटी का एग्जाम्पल लिया दिल्ली, ये मेरी नोड होगी। एक सिटी का एग्जाम्पल लिया मैंने सोनीपत, ये मेरी नोड हो गई। एक सिटी का एग्जाम्पल लिया मैंने जयपुर, ये मेरी नोड हो गई। इसके अलावा मैं किसी स्टेट का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, मान लीजिए मैंने गुजरात का एग्जाम्पल लिया, तो ये मेरा एक नोड हो गया। अब मान लेते हैं दिल्ली से सोनीपत तक एक रास्ता है, सोनीपत से जयपुर तक एक रास्ता है, और सोनीपत से गुजरात तक भी एक रास्ता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा ये एक ग्राफ टाइप स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो मैप्स को हम ग्राफ की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं, और एक बार ग्राफ बना दिया तो फिर ग्राफ के एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं। तभी हमारा जो गूगल मैप होता है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ दिखा पाता है। तो ग्राफ्स के अंदर हम एक्चुअली एल्गोरिथम करेंगे कि एक ग्राफ से हम शॉर्टेस्ट पाथ कैसे निकाल सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने का। तो इस तरीके के बहुत सारे हम इंटरेस्टिंग एल्गोरिथम करने वाले हैं जो एक्चुअली यूज होते हैं काफी जगह। तो बहुत ही मजा आने वाला है ग्राफ्स को करने में हमें। हम इसकी रियल लाइफ एप्लीकेशंस भी देखेंगे कि सिर्फ मैप्स में ही नहीं, सिर्फ मशीन लर्निंग जैसे एरियाज में नहीं, बहुत सारे डिफरेंट एरियाज हैं जिनमें ग्राफ्स को एक्चुअली प्रैक्टिकली यूज किया जाता है। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन होता है। सबसे पहले बात करेंगे हम थोड़े से हल्के से बोरिंग पार्ट की, जिसमें हम ग्राफ की थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ग्राफ की थ्योरी में समझेंगे किन किन टाइप्स के ग्राफ होते हैं, उनको हम नॉमेनक्लेचर क्या कहते हैं, किस तरीके से हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं जावा के अंदर, वो वाला पार्ट हम करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली ग्राफ में हम कोड कैसे करने वाले हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कुछ एप्लीकेशंस की, कैसे कैसे यूज होते हैं ग्राफ्स का, एंड फिर हम काफी सारे सवालों को करेंगे और बहुत सारे एल्गोरिथम्स पढ़ेंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले बात करते हैं ग्राफ के अंदर एजेस की। ग्राफ के अंदर 2 टाइप के एजेस होते हैं, जिनमें से सबसे पहला होता है यूनिडायरेक्शनल एज। यूनिडायरेक्शनल एज कहता है कि अगर 2 नोड्स के, 2 वर्टेक्स के बीच में एक यूनिडायरेक्शनल एज एग्जिस्ट करता है, तो मतलब हम एक नोड से दूसरी नोड की तरफ जा सकते हैं पर दूसरे से हम वापस नहीं आ सकते। इसको मैं कैसे इमेजिन कर सकते हैं, जैसे हमने कई बार वन वे रोड देखा होगा। वन वे रोड पर हम सिर्फ आगे की तरफ जा सकते हैं, वापस नहीं आ सकते। ऐसा नहीं है कि यू टर्न होगा और सेम सड़क से हम वापस आ जाएंगे, वैसा नहीं होता। तो एक तरीके से यूनिडायरेक्शनल एज एक वन वे रोड होता है जिससे ए वर्टेक्स से लेकर हम सिर्फ बी वर्टेक्स तक जा सकते हैं, बी से वापस ए पर नहीं आ सकते।
उसके अलावा सेकंड टाइप का एज जो ग्राफ्स के अंदर होता है वो होता है अनडायरेक्टेड एज। अनडायरेक्टेड एज कहने का मतलब है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। डायरेक्शन नहीं होना या दोनों डायरेक्शन में ट्रैवल कर पाना सेम बात है। इसीलिए अनडायरेक्टेड एज को कभी कभी हम बाई डायरेक्शनल एज भी कहते हैं। बाई डायरेक्शनल कहने का मतलब है कि हम आगे भी जा सकते हैं और पीछे भी आ सकते हैं। तो मेरे पास एक ए नोड है, एक बी नोड है, तो ए से मैं बी की तरफ भी आ सकती हूँ, बी से मैं ए की तरफ भी आ सकती हूँ। तो इस बाई डायरेक्शनल को हम सिंपली ऐसे सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब होता है कि अनडायरेक्टेड है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन नहीं है इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दोनों डायरेक्शन है इन अ ग्राफ। तो दो तरीके के मेरे पास ग्राफ्स आ जाते हैं। यहां पर जिस ग्राफ के अंदर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल एजेस होते हैं उसको हम यूनिडायरेक्शनल ग्राफ कहते हैं, या फिर इसको हम डायरेक्टेड ग्राफ कहते हैं। और जिस ग्राफ के अंदर कोई डायरेक्शन नहीं होती या फिर अनडायरेक्टेड होता है इसको हम कहते हैं अनडायरेक्टेड ग्राफ। जैसे अगर मैं डायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल लूं, तो डायरेक्टेड ग्राफ के एग्जांपल में मान लीजिए मेरे पास 4 नोड्स हैं, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मेरे पास क्लियर होगी हर एक सिंगल नोड की, हर एक सिंगल वर्टेक्स की, उनके एजेस में। अगर मैं एक अनडायरेक्टेड ग्राफ का एग्जांपल लूं तो उसमें सिंपली मेरे नोड्स की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, बस एक कनेक्शन फॉर्म हो रहा होगा। तो ये मेरा डायरेक्टेड ग्राफ होता है, ये मेरा अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। अब इसके अलावा ग्राफ के अंदर हर एक एज का अपना एक वेट हो सकता है। वेट कहने का मतलब है, मान लेते हैं ये है मेरा शहर ए, शहर बी तक मुझे जाना है, तो ए से बी तक का रास्ता अगर 10 किलोमीटर है तो इसके एज का वेट 10 हो जाएगा। मतलब इस एज का जो वेट होगा, वेट यानी वजन या इसकी कोई वैल्यू, इसके साथ जो एसोसिएटेड कोई एक प्रॉपर्टी है उसको हम 10 कह देंगे। ये या तो डिस्टेंस की फॉर्म में हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं, नहीं तो हम कह सकते हैं कि ए से बी तक जाने में मेरा जो खर्चा होगा, मुझे जो पैसे लगेंगे वो 10 के बराबर लगेंगे। तो इस तरीके से अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का कोई कनेक्शन है, जैसे कनेक्शन मेरे एजेस हैं, तो एजेस के साथ अपनी उनकी कोई वैल्यू भी एसोसिएटेड हो सकती है। जरूरी नहीं है कि हमेशा हो सकता है एसोसिएटेड हो सकता है एसोसिएटेड ना हो। तो ऐसे ग्राफ्स जिनके अंदर हर एक एज का अपना कोई वेट होता है तो उसको हम कह देते हैं वेटेड ग्राफ, और जिस ग्राफ के अंदर अपने एज का कोई वेट नहीं होता उसको हम कह देते हैं अनवेटेड ग्राफ। अब ये जो वेटेड ग्राफ है ये वेटेड होने के साथ साथ अनडायरेक्टेड भी है, और ये मेरा अनवेटेड ग्राफ अनवेटेड होने के साथ साथ भी अनडायरेक्टेड है। तो ग्राफ के अंदर डिफरेंट वैरायटी के कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं। हो सकता है कोई ग्राफ डायरेक्टेड भी हो, वेटेड भी हो सकता है कोई डायरेक्टेड ना हो, वेटेड भी ना हो, या कोई डायरेक्टेड हो पर वेटेड ना हो। तो इस तरीके से काफी अलग अलग कॉम्बिनेशन के हमें ग्राफ मिलते हैं बेस्ड अपॉन कि उसके एज कैसे डिफाइंड है। तो हमने 4 तरीके के एज देख लिए हैं। एक एज हमने वो देखा जिसमें हमारी डायरेक्शन होती है, एक एज वो देखा जिसमें हमारा वेट होता है। अब डायरेक्शन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो डिपेंड करता है कि सवाल के अंदर आपकी सिचुएशन क्या डिफाइन की हुई है, प्रॉब्लम क्या डिफाइन की हुई है, उससे हमें पता चलेगा कि इनमें से हमारा कौन से टाइप का ग्राफ फॉर्म हो रहा है। और एक और स्पेशल पॉइंट यहाँ पर कि वेटेड ग्राफ के अंदर जरूरी नहीं है कि वेट हमेशा पॉजिटिव हो। जैसे वेट पर एसोसिएटेड कोई वैल्यू मेरी नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इनफैक्ट ये वेट मेरा 0 के बराबर भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है वेट का मतलब वजन ही है, यहाँ पर वेट का मतलब है कोई भी एक वैल्यू जो इस एज के साथ एसोसिएटेड है उसको हम वेट कह देते हैं इन टर्म्स ऑफ ग्राफ टर्मिनोलॉजी। तो इन सारी चीजों को हमें याद रख लेना है। इनके हम चाहें तो एक बेसिक पेज के ऊपर नोट्स बना सकते हैं कि ये बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं ग्राफ के अंदर, वर्टेक्स क्या होती है, एज क्या होती है, किस किस टाइप के एज होते हैं, उससे हमारे किस किस टाइप के ग्राफ्स निकल कर आते हैं। अब जब भी हम ग्राफ को क्रिएट करते हैं जावा के अंदर तो उसको स्टोर करने के लिए हमें एक स्ट्रक्चर चाहिए होता है। स्ट्रक्चर कहने का मतलब है कि वो मेमोरी में कुछ जगह लेगा, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अपने ग्राफ को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो हमें ग्राफ को रिप्रेजेंट करना होता है। जैसे अगर मैं एक लिंक लिस्ट का एग्जांपल लूं, तो लिंक लिस्ट ऑलरेडी क्या करती है, जावा के अंदर एग्जिस्ट करती है। कैसे? जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क में। नहीं तो लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या किया था, एक नोड क्लास को बना लिया था, और इस नोड क्लास की हेल्प से मैं अपनी लिंक लिस्ट को रिप्रेजेंट करती थी, जावा के अंदर इंप्लीमेंट करती थी। ऐसे ही अगर मैं ट्री का एग्जांपल लूं, तो ट्री में भी मैंने क्या किया था, एक नोड बना ली थी जिसके अंदर मेरा डेटा होता था। अगर मैं बाइनरी सर्च ट्री की बात कर रही हूँ या बाइनरी ट्री की बात कर रही हूँ, तो इसके अंदर एक लेफ्ट नोड होता था और एक राइट नोड होता था। तो मैंने क्या किया था, इस नोड स्ट्रक्चर को यूज कर लिया था अपने ट्री को रिप्रेजेंट करने के लिए।
वैसे ही ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं। इनमें से सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो है हमारी एडजेसेंसी लिस्ट, और हमारे जो मोस्टली सवाल हैं उसमें हम एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में ही अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट या स्टोर करवा रहे होंगे कोड के अंदर। दूसरा पॉपुलर तरीका होता है कि आप एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स ले लीजिए और मैट्रिक्स की फॉर्म में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा और भी कई तरीके होते हैं। एक होता है कि आप एज लिस्ट बना सकते हैं ग्राफ की, और एक हो सकता है हमारे इम्प्लिसिट ग्राफ्स विच आर इम्प्लीमेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2D मैट्रिक्स। अब ये सुनकर बहुत भारी भरकम और अजीब से लग रहे होंगे कि दीदी आपने तो इतने सारे अजीब नाम एक साथ बोल दिए, और इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हम इन एक एक को उठाएंगे और इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इन सब से हम ग्राफ को एक्चुअली दिखाते कैसे हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक एडजेसेंसी लिस्ट की। मैंने क्या किया है, एक ग्राफ का यहाँ पर एग्जाम्पल लिया है। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है। वर्टिसेस की भी अगर मैं बात करूँ तो वर्टिसेस होते हैं मेरे नंबर ऑफ नोड्स। कितने नोड्स हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 नोड्स हैं, तो वर्टिसेस का काउंट 4 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर एजेस की बात करूँ तो एजेस कितने हैं, 1 2 3 एंड 4, तो एजेस का काउंट भी मेरे पास है 4 के इक्वल। अब इसके अलावा फाइंड आउट करूं इसके एज का टाइप क्या है, तो मुझे पता है कि कोई डायरेक्शन नहीं दी हुई, मतलब डायरेक्शन इन द सेंस कोई एरो मुझे नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये जो ग्राफ है ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, या फिर इसको हम बाई डायरेक्शनल भी कह सकते हैं। और सेकेंड चीज, ये अनवेटेड ग्राफ है। अनवेटेड कहने का मतलब है कि एजेस का अपना कोई वेट नहीं है। तो यहाँ से मैंने बेसिक प्रॉपर्टीज निकाल ली ग्राफ के स्ट्रक्चर को देखते ही कि इसके अंदर वर्टिसेस कितनी है, एजेस कितनी है, अनडायरेक्टेड ग्राफ है, अनवेटेड ग्राफ है। और यहाँ पर इस ग्राफ में कुछ इस तरीके से एक साइकिल फॉर्म हो रही है। तो ग्राफ्स के अंदर बहुत नॉर्मल बात होती है एक साइकिल का फॉर्म होना। जैसे लिंक लिस्ट में हमने साइकिल डिटेक्शन का कोड किया था, तो लिंक लिस्ट के अंदर यूजुअली साइकिल फॉर्म नहीं होती है, क्योंकि लिंक लिस्ट एक लीनियर स्ट्रक्चर की तरह माना जाता है, एज्यूम किया जाता है। पर ग्राफ कोई लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, ग्राफ एक हायरार्कियल स्ट्रक्चर होता है एक तरीके से, जिसमें साइकिल्स फॉर्म होती रहती हैं। ट्रीज के अंदर कभी साइकिल फॉर्म नहीं होती, पर ग्राफ्स के अंदर साइकिल्स फॉर्म होती हैं। अब बात करते हैं इस ग्राफ को हम इसकी एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट कहने का मतलब है लिस्ट ऑफ लिस्ट। तो एडजेसेंसी लिस्ट इस ग्राफ की बनेगी, तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, हर एक नोड के लिए स्टोर करा लेंगे कि वो कौन कौन से दूसरे नोड्स तक कनेक्टेड है। जैसे मुझे स्टोर करवाना है पहले अगर 0 के लिए, तो 0 कौन कौन से नोड से कनेक्टेड है। 0 वाला जो वर्टेक्स है एक जाता है 1 तक और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो 0 के लिए मैं लिस्ट जो स्टोर करा लूंगी वो होगी 1। उसके बाद मैं स्टोर करवा लूंगी 1 के लिए। 1 जो नोड है, 1 जो वर्टेक्स है, वो एक तो 0 तक जाता है, एक 2 तक जाता है और एक 3 तक जाता है। तो इसके लिए मैं स्टोर करवा लूंगी 0 2 एंड 3 को। उसके बाद बात करती हूँ 2 की। 2 जो वर्टेक्स है वो एक 1 तक जाता है और एक 3 तक जाता है, तो 2 के लिए मैं स्टोर करवाऊंगी 1 एंड 3। उसके बाद बात करूँ अगर 3 की, तो 3 वाला जो वर्टेक्स है एक तो 1 तक जाता है और एक 2 तक जाता है, तो 3 के लिए मैं स्टोर करवाऊंगी 1 एंड 2 को। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर मैं स्टोर करवाती हूँ तो उसको कहते हैं मेरी इंफॉर्मेशन एक एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में स्टोर्ड है। यानी ये मेरी एक लिस्ट बन गई, ये मेरी एक लिस्ट बन गई, ये मेरी एक लिस्ट बन गई, ये मेरी एक लिस्ट बन गई। ये वाली लिस्ट हो गई मेरी लिस्ट ऑफ 3, ये वाली लिस्ट हो गई मेरी लिस्ट ऑफ 2, ये वाली लिस्ट हो गई मेरी लिस्ट ऑफ 1, एंड दिस लिस्ट इज माई लिस्ट ऑफ 0। और ये टोटल 0 से लेकर 3 तक की एक और एक्सटर्नल लिस्ट हो गई। तो मेरा एडजेसेंसी लिस्ट इज बेसिकली अ लिस्ट ऑफ लिस्ट। 1 2 3 4 लिस्ट को जब मैं कलेक्ट करके एक लिस्ट बना लूँ तो उसको मैं कहूंगी लिस्ट ऑफ लिस्ट या फिर माई एडजेसेंसी लिस्ट फॉर अ ग्राफ। और इसकी एडजेसेंसी लिस्ट कुछ ऐसी दिखेगी। एडजेसेंसी लिस्ट कोड के अंदर क्या होती है, कोड के अंदर एडजेसेंसी लिस्ट एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट भी हो सकती है। जैसे अगर मैं इस ग्राफ स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मैं इसको एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट की फॉर्म में कर सकती हूँ। मुझे पता है कि एरे लिस्ट ऑफ एरे लिस्ट क्या होता है, इसके लिए हमने बहुत बार कोड लिख रखा है। इसके अलावा क्या तरीके हो सकते हैं, इसके अलावा मैं इसको एरे ऑफ एरे लिस्ट भी बना सकती हूँ कि बहुत सारी एरे लिस्ट हैं। ये मेरी पहली एरे लिस्ट है, ये मेरी दूसरी एरे लिस्ट है, ये मेरी तीसरी एएल है, ये मेरी चौथी एएल है, और इन चारों को मिलाकर मैंने क्या किया है, एक एरे बना लिया है। तो वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, मेमोरी के अंदर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा जिसमें 0 1 2 3 4 इंडेक्स होंगे, हर एक इंडेक्स पर अपनी एक लिस्ट होगी। यहाँ पर 0 पर जो लिस्ट होगी उसमें सिर्फ 1 होगा, 1 पर जो लिस्ट होगी उसमें 0 2 3 तीनों होंगे, 2 पर जो लिस्ट होगी उसमें 1 और 3 होंगे, 3 पर जो लिस्ट होगी उसमें 1 एंड 2 दोनों होंगे। तो अपने इस ग्राफ को स्टोर कराने के लिए हम इस तरीके के स्ट्रक्चर को बना सकते हैं जिसमें हमारी जो वर्टेक्स होगी वो हमारे इंडेक्स बन जाएंगे और जो हमारे एजेस होंगे वो कहाँ पर स्टोर हो जाएंगे, वो स्टोर हो जाएंगे हमारी
लिस्ट के अंदर। और भी तरीके होते हैं जिससे हम अपने ग्राफ को विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं चाहूं तो मैं एक हैश मैप ऑफ इंटीजर एंड लिस्ट ले सकती हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर मैंने एरे नहीं बनाया एरे लिस्ट का, यहाँ पर सिंपली मैंने अपने वर्टेक्स को तो स्टोर कर लिया यहाँ पर, और वर्टेक्स के जहां जहां तक एज जा रहे हैं उनको मैंने स्टोर कर लिया लिस्ट के अंदर। तो ये वर्टेक्स जो है मेरी की बन जाएगी हैश मैप के अंदर, और यहाँ पर लिस्ट मेरी वैल्यू बन जाएगी। बट हम जो यूज करेंगे जावा के अंदर, हम जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के अंदर तरीका यूज करेंगे स्टोर कराने का, वो होगा एरे ऑफ एरे लिस्ट। यानी कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे मेमोरी के अंदर, और इस तरीके के स्ट्रक्चर से हम एक ग्राफ को विजुअलाइज करेंगे। एक बार थोड़ा सा क्या करते हैं, इसको और थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट कहने का मतलब क्या है। एडजेसेंसी लिस्ट बनाने का मतलब है कि इस ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर के लिए मैंने एक एरे ऑफ एरे लिस्ट डिफाइन कर लिया, जिसके अंदर मैं अपने सारे नोड्स को स्टोर करूंगी। तो एक तरीके से हर एक जो वर्टेक्स होती है अपनी नेबर की इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। नेबर यानी पड़ोसी। यहाँ पर 1 के कौन कौन पड़ोसी होंगे जिस तक 1 जा सकता है, यानी 0, 2 एंड 3। उसी तरीके से 2 के कौन कौन पड़ोसी होंगे, एक होगा 1 और एक होगा 3। तो 2 ने क्या किया, 1 एंड 3 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करा ली। 1 ने क्या किया, 0, 2, 3 की इन्फॉर्मेशन स्टोर करा ली। तो हर कोई अपने नेबर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करवा लेगा। अब एडजेसेंसी लिस्ट काफी एफिशिएंट होता है यूज करने के लिए। इसके 2 एडवांटेजेस होते हैं। पहला एडवांटेज ये होता है कि ये कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करेगा। यानी आपने क्या किया, आपने एक सिंपल ग्राफ बनाया हुआ था जिसमें वर्टेक्स है और उसके साथ साथ कनेक्टिंग उसके नोड है। तो हर एक वर्टेक्स ने क्या किया, अपने सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर कर ली। कोई ऐसी खाली जगह मेरे पास नहीं होगी जिसकी मुझे जरूरत नहीं थी, या कोई एक से एक्स्ट्रा स्पेस मैंने वेस्ट नहीं की, इसीलिए मैंने कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी स्टोर नहीं की। दूसरा, ये ऑप्टिमाइज्ड होते हैं। ऑप्टिमाइज इन टर्म्स ऑफ दोबारा से स्पेस एंड टाइम। टाइम कैसे कैलकुलेट किया मैंने, काफी सारे जो ग्राफ के सवाल है ना, उनमें कुछ कुछ ऑपरेशन हमें बार बार परफॉर्म करने पड़ते हैं। इनमें से एक ऑपरेशन होता है फाइंड योर नेबर। अपने किसी भी अगर हम वर्टेक्स पर खड़े हैं तो उस वर्टेक्स पर खड़े होकर कैसे उसके जो नेबर वर्टेक्स हैं उनको हम निकाल लें, ये वाला काम हमें बार बार बहुत सारे एल्गोरिथम्स में, बहुत सारे सवालों में परफॉर्म करना होता है। तो अगर मैं इसी की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो अगर मैं किसी भी वर्टेक्स के लिए उसके नेबर निकालना चाहती हूँ, मान लीजिए मैं 1 के लिए उसके नेबर निकालना चाहती हूँ, तो मैं सिंपली क्या करूंगी, तो मैं सिंपली 1 पर जाऊंगी। मुझे पता ही है 1 कहां पर है, 1 है मेरे एरे ऑफ 1 के ऊपर। यहां पर मेरी पूरी की पूरी लिस्ट ऑफ नेबर्स मुझे मिल जाएगी। कितने टाइम में मिली, मुझे मिली बिग ऑफ 1 टाइम में, तो मैं 1 पर पहुंच गई। क्योंकि एरे है तो मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली यहां पर पहुंच जाऊंगी। इंडेक्स मुझे पता ही है। अब मुझे लिस्ट के अंदर सारे नेबर्स निकालने हैं, तो क्या करूंगी, इन पर सिंपली मैं लूप चला दूंगी। इस लिस्ट पर पहले 0 पर जाऊंगी, फिर 2 पर जाऊंगी, फिर 3 पर जाऊंगी। मान लेते हैं मेरे पास k नेबर्स हैं, तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आएगी सारे नेबर्स को निकालने की, वो आ जाएगी बिग ऑफ k। और अगर ये k वैल्यू बहुत छोटी है तो ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यूजुअली कांस्टेंट आती है। तो ऐसे में एक ऐसा ऑपरेशन जिसको मैं बार बार परफॉर्म करती हूँ ग्राफ्स में, कौन सा ऑपरेशन, किसी भी वर्टेक्स के लिए उसके नेबर्स को निकालने का ऑपरेशन। ये ऑपरेशन बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है अगर मैं एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करती हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्टली जितने नंबर ऑफ नेबर्स हैं उसी के प्रोपोर्शनल मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो इस तरीके से एडजेसेंसी लिस्ट जो है बहुत ज्यादा ऑप्टिमाइज्ड होती है, और इसी को हम यूज कर रहे होंगे टू स्टोर आवर ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। अब हम जो लिस्ट ऑफ लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर इंफॉर्मेशन को कैसे स्टोर कराएंगे, हम स्टोर करवाएंगे इसको एजेस की फॉर्म में। यानी मैं बनाने वाली हूं एक एरे ऑफ एरे लिस्ट, और एरे लिस्ट के अंदर क्या स्टोर होगा, एरे लिस्ट के अंदर स्टोर होगा हर एक सिंगल एज। एज की क्या क्या इंफॉर्मेशन होती है, एज के पास अपना एक सोर्स होता है, एक अपना डेस्टिनेशन होता है, और एक अपना वेट होता है। सोर्स यानी कहां से शुरुआत हुई, डेस्टिनेशन यानी कहां तक जाना है, वेट यानी उसका क्या वेट है एज का। बाय डिफॉल्ट अगर हमारे पास कोई भी वेट नहीं दिया होगा ना, तो हम अपने कोड में, हमारी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी अल्फा वाले स्टूडेंट्स की, उसमें हम वेट को 1 ले लेंगे हर बार। हम चाहें तो इस वेट को हटा भी सकते हैं, क्योंकि अनवेटेड ग्राफ है तो वेट की जरूरत नहीं, पर मैं आपकी ईज के लिए बता रही हूँ कि एज अ बिगिनर अगर आपको सारी चीजें स्टैंडर्डाइज रखनी है तो हम ये वेट रख सकते हैं, बाकी इसकी हमें जरूरत नहीं है कोड में। एक अनवेटेड ग्राफ के लिए हम चाहें तो इस वेट को ना भी स्टोर करवाएं, वो भी चलेगा, पर अगर मैं सारे एजेस का वेट 1 स्टोर करवा लूं तो वो मेरे कोड पर कोई फर्क नहीं डालेगा। तो हर एक एज के लिए उसका सोर्स होता है, उसकी एक डेस्टिनेशन होती है। जैसे अगर मैं इस एज की बात करूं तो इस वाले पर्टिकुलर एज के लिए इसका जो सोर्स है वो है 1, यानी मैं कह सकती हूँ ये 1 से लेकर 2 तक जा रहा है, तो डेस्टिनेशन 2 हो जाएगी। वेट इसका मैं 1 स्टोर करवा दूंगी।
और इस एज को मैं 2 बार स्टोर कराऊंगी, एक कराऊंगी 1 के लिए, एक कराऊंगी 2 के लिए, क्योंकि 1 से अगर 2 तक है तो 2 से भी तो 1 तक है, तो 1 से 2 वाला एज भी स्टोर करवाऊंगी, 2 से 1 वाला एज भी स्टोर करवाऊंगी। तो मैं बनाने वाली हूँ एक एरे लिस्ट ऑफ एज, जिसमें हर एज के अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होगी। ये मेरी जो एरे लिस्ट होगी वो इस फॉर्म में कुछ रिप्रेजेंट में कर सकती हूँ, प्लस इसका मैं एरे बना दूंगी। ये जो सारी लिस्ट है ये सारी एरे की फॉर्म में स्टोर हो जाएंगी। तो इस तरीके से हम अपनी लिस्ट ऑफ लिस्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। अभी बहुत सारी थ्योरेटिकल बातें हम कर रहे हैं, यानी अभी एक्चुअली मैं कोड में आपको इसको लिख कर नहीं दिखा रही हूँ। एक बार हम सारे तरीके डिस्कस कर लेंगे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, उसके बाद हम एक्चुअली कोड पर बढ़ेंगे, और कोड पर बढ़ने के बाद चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तब तक के लिए हमें बस ये याद कर लेना है कि हम मोस्टली एडजेसेंसी लिस्ट का यूज करते हैं, क्योंकि वो ऑप्टिमाइज्ड होती है, कोई ज्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करती, थोड़ा सा अच्छी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी दे देती है यूजुअल ऑपरेशंस के अंदर। प्लस क्या होती है एडजेसेंसी लिस्ट, इट विल बी फॉर अस एरे ऑफ एरे लिस्ट, जिसके अंदर हम अपने एजेस को स्टोर करवाने वाले हैं। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन एक ग्राफ को जावा के अंदर दिखाने की होती है एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहने का मतलब है कि ये एजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करती है। अगर मेरे पास इस सेम ग्राफ के अंदर 4 ही वर्टेक्स हैं और यहाँ पर एज भी 4 हैं, मेरे पास अगर v नंबर ऑफ वर्टिसेस होते हैं तो मुझे कितनी स्पेस लगानी पड़ती है एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाने के लिए? मुझे बिग ऑफ v स्क्वायर स्पेस लगानी पड़ती है। ये स्पेस ज्यादा है जितनी मैंने एडजेसेंसी लिस्ट में लगाई थी, इसीलिए यहाँ पर मुझे ज्यादा स्पेस को यूज करना पड़ता है। और अगर इस ग्राफ को मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसको कैसे दिखाऊंगी? सबसे पहले तो मैं 4x4 की एक मैट्रिक्स बनाऊंगी, यानी v क्रॉस v की। तो मैंने क्या किया, उस मैट्रिक्स को मैंने बनाया है। यहाँ पर कॉलम में भी मैं अपने वर्टिसेस का नाम लिखूंगी और रो में भी मैं अपने वर्टिसेस का नाम लिखूंगी। कोई भी अगर मैं कॉलम i, j पर जाती हूँ तो i, j की वैल्यू अगर 0 है, इसका मतलब i से लेकर j तक कोई भी मेरे पास एज नहीं है। और अगर i, j की वैल्यू 1 है तो मतलब i से लेकर j तक एक एज एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पर एज एग्जिस्ट करता होगा, यहाँ पर एज एग्जिस्ट नहीं करता होगा। जैसे क्या 0 से लेकर 0 तक ही कोई एज है? मतलब क्या 0 से लेकर इस तरीके से मैं 0 तक ही कनेक्शन बना पा रही हूँ? नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए यहाँ पर 0 आ गया। 0 से 0 तक का कोई एज नहीं है। क्या 0 से लेकर 1 तक कोई एज है? हाँ, 0 से लेकर 1 तक एज है, इसीलिए मैंने यहाँ पर स्टोर करवाया है 1 को। 0 से लेकर 1 तक एज है। फिर मैं बात करती हूँ, क्या 0 से लेकर 2 तक एज है? 0 से लेकर 2 तक कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसलिए 0,2 पर मैंने स्टोर करवाया है 0 को। क्या 0 से लेकर 3 तक कोई एज है? 0 से लेकर 3 तक भी कोई एज नहीं है, तो यहाँ पर भी मैंने स्टोर कराया है 0 को। फिर बात करती हूँ 1 की। क्या 1 से लेकर 0 तक एज है? हाँ है, तो यहाँ स्टोर करवाया 1। क्या 1 से लेकर 1 तक एज है? मतलब सेल्फ एज इसको हम कहते हैं। क्या इस तक एक और खुद ही को एज जा रहा है? नहीं जा रहा है, तो इस यहाँ पर स्टोर कराऊंगी 0। क्या 1 से लेकर 2 तक एज है? हाँ, ये वाला एज है, तो यहाँ स्टोर करवाया 1। क्या 1 से लेकर 3 तक एज है? हाँ है, तो यहाँ भी स्टोर करवाया है 1। अब 2 की अगर बात करूं तो क्या 2 से लेकर 0 तक एज है? कोई एज नहीं है, तो 2,0 में मैंने स्टोर कराया है 0। फिर 2 से लेकर 1 तक एज है, तो यहाँ स्टोर कराया 1। फिर 2 से लेकर 2 तक कोई एज नहीं है, तो यहाँ मैंने स्टोर कराया 0। फिर 2 से लेकर 3 तक एज है, तो यहाँ मैंने स्टोर कराया 1। अब 3 की अगर बात करूं तो 3 से 0 तक एज नहीं है, तो 0 स्टोर कराया। 3 से 1 तक एज है, तो 1 स्टोर कराया। 3 से 2 तक एज है, तो मैंने 1 स्टोर कराया। 3 से 3 तक कोई एज नहीं है, तो मैंने 0 स्टोर कराया। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर अगर मेरा 1 से लेकर 2 तक एज है तो 1,2 यानी यहां पर भी मैं 1 स्टोर करवाऊंगी, और 2,1 यानी यहां पर भी मैं 1 स्टोर करवाऊंगी। तो अगर मुझे पता करना होता है कि किसी भी वर्टेक्स i से लेकर वर्टेक्स j के बीच में कोई एज एग्जिस्ट करता है क्या, तो या तो मैं अपनी लिस्ट के अंदर i j पर जा सकती हूँ या फिर मैं j i पर जा सकती हूँ। दोनों के अंदर मेरे पास अगर 1 होगा तो मतलब एज एग्जिस्ट करता है, अगर नहीं होगा तो एज एग्जिस्ट नहीं करता। तो इनमें से मैं किसी के ऊपर भी जाकर चेक कर सकती हूँ। तो इस तरीके से हम विजुअलाइज करते हैं एक ग्राफ को इन द फॉर्म ऑफ अ एडजेसेंसी मैट्रिक्स। अब यहाँ पर अगर मैं सेम ऑपरेशन परफॉर्म करूँ जो मैंने लिस्ट के अंदर परफॉर्म किया था, यानी अगर मैं देखने निकलूँ कि अगर मुझे कोई वर्टेक्स गिवन है और उसके लिए मुझे उसका नेबर निकालना है, तो मुझे कितना टाइम लगेगा? मान लेते हैं मुझे कोई वर्टेक्स v दी हुई है 1 के बराबर, और 1 के लिए मुझे उसके सारे नेबर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर जो मुझे टाइम लगेगा, मैं सबसे पहले तो जाऊंगी 1 वाली रो पर,
फिर जाकर देखूंगी क्या यहाँ पर एज एग्जिस्ट करता है, फिर देखूंगी यहाँ पर करता है क्या, यहाँ पर करता है क्या, यहाँ पर करता है क्या। तो इस तरीके से मुझे हर एक सिंगल, अगर ये बड़ी मैट्रिक्स होती तो मुझे हर एक सिंगल कॉलम पर जाकर देखना पड़ता कि यहाँ पर एज एग्जिस्ट करता है क्या। इस केस में मुझे बिग ऑफ वी टाइम लगता। एडजेसेंसी लिस्ट में मुझे कितना टाइम लग रहा था, उसमें मुझे बिग ऑफ के टाइम लग रहा था। यहाँ पर मुझे बिग ऑफ वी टाइम लग रहा है। के का मतलब है कि अगर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एजेस हुए तो 2 ही टाइम लगेगा। वी का मतलब है कि अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ नोड्स 10 टू द पावर 6 हुए, अगर मेरे पास 10 टू द पावर 6 नोड्स हैं पूरे के पूरे ग्राफ में, बहुत बड़ा ग्राफ है, और एक नोड से निकलता हुआ सिर्फ एक सिंगल एज है, यानी यहाँ पर बहुत सारे मेरे पास और वर्टिसेस आ जाएंगे जो मेरे ग्राफ से कनेक्टेड होंगे और 10 टू द पावर 6 टोटल वर्टिसेस होंगे। अब मुझे निकालना है 0 से लेकर कितने मेरे पास एजेस आते हैं, कितने नेबर्स आते हैं। तो 0 से लेकर तो एक ही नेबर आएगा ना, चाहे ग्राफ में कितने भी नोड्स हम बढ़ा दें। और अगर मैंने लिस्ट की फॉर्म में स्टोर कराया होगा तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट आएगी बिग ऑफ 1। पर मैट्रिक्स अगर बना दी तो मुझे 10 टू द पावर 6 तक सबको सर्च करना पड़ेगा 0 वाली रो में। तो यहाँ पर जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आती है वर्स्ट केसेस में काफी ज्यादा बुरी जा सकती है। इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज होती है जब भी हम मैट्रिक्स को यूज करते हैं। अब इसके अलावा एक और एग्जाम्पल अगर मैं लूं अपने वेटेड ग्राफ का, मान लेते हैं ये वाला जो गिवन ग्राफ है ये वेटेड है। यहाँ पर मेरे पास वेट 4 के बराबर है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर -1 है। तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसी को अगर मुझे एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में स्टोर करना है तो मैं 0 1 की जगह वेट स्टोर कर सकती हूँ। जैसे 0 से लेकर 1 तक कितना वेट 4, तो यहाँ पर सिंपली क्या करूंगी 0 से लेकर 1 तक मैं स्टोर करवा दूंगी 4 को, और 1 से लेकर 0 में भी स्टोर करवा दूंगी 4। अब 1 से लेकर 3 तक 2 है तो मैं 1,3 में स्टोर करवा दूंगी 2 और 3,1 में भी स्टोर करवा दूंगी 2। तो इस तरीके से सिर्फ 1 ना स्टोर करके मैं वेट भी स्टोर करवा सकती हूँ। जहां वेट 0 होगा मतलब वहां पर कोई एज एग्जिस्ट नहीं करता, जहां वेट की वैल्यू जो भी है वहां से मुझे अपने एज का वेट मिल जाता है। तो वेटेड ग्राफ, अनवेटेड ग्राफ, सारे टाइप के ग्राफ्स को मैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकती हूँ अपने जावा कोड के अंदर। तीसरे टाइप का रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का होता है इन द फॉर्म ऑफ एन एज लिस्ट। मैं क्या करती हूँ अपने सारे एजेस की मैं लिस्ट बना देती हूँ। जैसे अगर इस ग्राफ का एग्जाम्पल लूँ तो इसमें मैंने सारे एजेस की लिस्ट बना सकती हूँ। एक जो मेरा पहला एज है, लेट्स से दिस इज माय एज E1। E1 कहाँ से लेकर कहाँ तक जाता है, 0 से लेकर 1 तक। तो ये हो गया E1, यहाँ मैं स्टोर करवा लूंगी 0 से लेकर 1 तक। ये जो है इसको मैं एरे ऑफ एरे लिस्ट भी बना सकती हूँ, एरे ऑफ एरे लिस्ट की फॉर्म में भी स्टोर करवा सकती हूँ। मैं इसको लिंक लिस्ट भी बना सकती हूँ। तो किसी भी टाइप की मैं लिस्ट बना सकती हूँ। बेसिकली ये सिर्फ एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करेगा। पहला एज है जो 0 से लेकर 1 तक जाएगा तो E1 को इसने स्टोर करवा लिया। दूसरा एज है जो मेरा 1 से लेकर 2 तक जा रहा है तो इसने 1 से लेकर 2 में E2 स्टोर करा लिया। तीसरा एज है जो 1 से लेकर E3 तक जा रहा है तो इसने E3 को स्टोर करवा लिया 1 से लेकर 3 तक जाते हुए। चौथा एज है जो 2 से लेकर 3 तक जा रहा है, दिस इज माई E4। E4 वाला जो एज है इसको इसने स्टोर करवा लिया जो 2 से लेकर 3 तक यहाँ पर जाता है। तो एक एज लिस्ट वो लिस्ट होती है जो मेरे सारे एजेस की इंफॉर्मेशन को स्टोर करा लेती है। अब इस टाइप के स्ट्रक्चर में यूजुअली हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करते, पर कुछ कुछ एल्गोरिथम्स को करने के लिए कुछ कुछ सवालों के लिए करते हैं। वो कौन से सवाल होते हैं, वो वाले सवाल होते हैं जब मुझे एज पर कोई सॉर्टिंग परफॉर्म करनी होती है। मतलब मुझे अपने एजेस को जब किसी ना किसी तरीके से सॉर्ट करना होता है तो उसमें अगर आपने एज लिस्ट स्टोर कराई है ना तो बहुत इजी हो जाता है सॉर्ट करना। ऐसी ही एक हम एल्गोरिथम देखेंगे जिसमें हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे एक किसी भी ग्राफ का। मिनिमम स्पैनिंग ट्री के बारे में हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, एल्गोरिथम को भी डिटेल में पढ़ेंगे। पर एमएसटी को निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एजेस को सॉर्ट करना पड़ता है, हमें मिनिमम एज निकालना पड़ता है। तो वैसी केसेस के लिए एज लिस्ट को हम यूज कर सकते हैं। अब अगर मैं यहाँ पर वेटेड ग्राफ का एग्जाम्पल लूँ, मान लेते हैं हर एक एज के साथ कोई वेट एसोसिएटेड है, दिस इज 4, दिस इज 2, दिस इज -1, दिस इज 3। तो उस केस में मैं अपनी एज लिस्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकती हूँ। जैसे हर एक जो एज होगा अब उसके साथ वेट स्टोर होगा तो पहले मैं सोर्स स्टोर कर लूंगी विच इज 0, फिर मैं डेस्टिनेशन स्टोर कर लूंगी विच इज 1। तो ये 0 1 तो होगा ही स्टोर, इसके साथ साथ वेट भी स्टोर कर लूंगी, मतलब 4 भी स्टोर कर लिया। ये बन गया मेरा पूरा एज 1। उसके बाद मैं बात करूं एज 2 की, तो एज 2 ये वाले एज में पहले सोर्स आ जाएगी 1, डेस्टिनेशन आ जाएगी 2, वेट आ जाएगा 2। ये बन जाएगा मेरा पूरा E2। इसके बाद मैं बात करूं अगर अपने E3 की, तो इसमें मेरे पास सोर्स आ जाएगी 1, डेस्टिनेशन आ जाएगी 3, वेट आ जाएगा 3। ये बन जाएगा मेरे पास मेरा E3। एंड अगर मुझे E4 को स्टोर करना है, E3 इज बेसिकली दिस एज, यहाँ पर सोर्स आ जाएगा 2, डेस्टिनेशन आ जाएगी 3, वेट आ जाएगा मेरा -1। ये बन जाएगा मेरा E4।
तो सारे एजेस के अंदर मैं उनकी वेट की इंफॉर्मेशन को भी स्टोर करवा सकती हूँ। तो इस तरीके की जो रिप्रेजेंटेशन होती है इसको हम कहते हैं एज लिस्ट। चौथे टाइप के ग्राफ्स होते हैं हमारे इम्प्लिसिट ग्राफ। इम्प्लिसिट ग्राफ कहने का मतलब है कि हमें नॉर्मल कोई सवाल दिया होगा, जैसे अगर मान लेते हैं मुझे सवाल दिया है कि मेरे पास एक 2D मैट्रिक्स है, 2D मैट्रिक्स के अंदर मैं किसी भी सेल पर खड़ी हूँ, मान लेते हैं इस सेल का जो नंबर है दैट इज i, j। मुझे क्या करना है, मैं 4 डायरेक्शंस में मूव कर सकती हूँ। मैं ऊपर जा सकती हूँ, नीचे जा सकती हूँ, राइट जा सकती हूँ, लेफ्ट जा सकती हूँ। मुझे बताना है मिनिमम कितने स्टेप्स में मैं 0,0 तक पहुंच रही हूँ या कितने स्टेप्स में मैं n,m तक पहुंच रही हूँ। बेसिकली एक सोर्स से लेकर एक डेस्टिनेशन तक का पाथ बताना होगा। या इसी तरीके से कोई भी रैंडम सवाल हो सकता है जिसमें मेरे पास एक 2D मैट्रिक्स या वैसा ही कोई सिमिलर स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें डायरेक्टली कोई ग्राफ एज सच मुझे गिवन नहीं है। तो ऐसे सवालों में मैं क्या कर सकती हूँ, उसको मैं ग्राफ की तरह विजुअलाइज कर सकती हूँ। मैं मान सकती हूँ कि मेरे पास जो 2D मैट्रिक्स गिवन है वो एक्चुअली ग्राफ है। जैसे इस पर्टिकुलर सवाल के लिए मेरे पास जो सिंगल सेल हो जाएगा, मैं अगर अज्यूम करूँ ये मेरा सिंगल सेल है जिसमें मैं i, j पर हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ, इसके मैं अपने एजेस को इमेजिन कर सकती हूँ कि एक एज से मैं दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकती हूँ। ये मेरा एक वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से अगर मुझे राइट वाले वर्टेक्स तक पहुंचना है तो मुझे पता है इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी i, j+1, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स पर क्या हो जाएगा, यहां पर आते ही कॉलम मेरा बस इंक्रीज हो जाएगा बाय 1। तो यहां पर कॉलम की वैल्यू अगर j है तो यहां पर j+1 हो जाएगी। तो यहां से इस वर्टेक्स तक जाने का तरीका है कि i को तो सेम रखो और j को कर दो j+1। तो मैंने क्या किया, एक नोड से मैं दूसरी नोड की तरफ चली गई। यहां मुझे सवाल में कोई डायरेक्टली ग्राफ गिवन नहीं था, ना मैं अलग से बनाऊंगी। मैं क्या करूंगी, इस 2D मैट्रिक्स को ही ग्राफ की फॉर्म में अपने दिमाग में इमेजिन कर लेना है। तो इम्प्लिसिट कहने का मतलब होता है ऑटोमेटिकली या जो इंटरनली हो पहले से। तो ये क्या है, इंटरनली ग्राफ के सवाल की तरह मैं इसको ट्रीट कर सकती हूँ, अलग से मुझे ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर इसके लेफ्ट वर्टेक्स की तरफ जाना है तो वो हो जाएगी i, j-1। ऊपर वाली वर्टेक्स की तरफ जाना है तो वो हो जाएगी i+1, j। नीचे वाली वर्टेक्स की तरफ जाना है ये हो जाएगी i-1 एंड नीचे वाली मेरे पास हो जाएगी i+1, j के बराबर। तो इस तरीके से अलग अलग वर्टेक्स, इसके भी अगर मुझे राइट में जाना है तो वो हो जाएगी i, j+2 के इक्वल। तो इस तरीके से कोई भी मुझे सवाल दिया होगा जो 2D मैट्रिक्स या वैसे सिमिलर स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा और उसको मैं क्या करूंगी, इम्प्लिसिट फॉर्म में मान लूंगी कि वो ग्राफ है और फिर मैं उस पर ग्राफ के एल्गोरिथम्स को अप्लाई कर सकती हूँ। ऐसे जो सवाल हैं, ऐसे फ्लड फिल एल्गोरिथम, ये शायद होमवर्क में भी मिली होगी आपको रिकर्जन के टाइम पे। फ्लड फिल एल्गोरिथम का जो सवाल होता है वो इसी तरीके से होता है, मतलब उसमें हमें 2D मैट्रिक्स गिवन होती है बट उसको हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, उसको हम ग्राफ की एल्गोरिथम या ग्राफ की फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं। इसको हम देख भी रहे होंगे, एक सवाल को कर रहे होंगे फ्लड फिल एल्गोरिथम के नाम से, तो वहां पर डिटेल में हम पढ़ेंगे। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल होते हैं जिसमें हमें इम्प्लिसिट ग्राफ्स गिवन होते हैं, मतलब हमें कोई बताएगा नहीं अलग से कि ये ग्राफ का सवाल है या हमें इसमें ग्राफ बनाना है अलग से। उसमें एक तरीके से इम्प्लाइड होगा कि हाँ ग्राफ जैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, तो इस तरीके से हम इमेजिन कर सकते हैं। तो हो सकता है कि ग्राफ का सवाल हो। अब हम बात करने वाले हैं ग्राफ की बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस की। तो ग्राफ ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो सिर्फ इंटरव्यूज में, कोडिंग टेस्ट में ही नहीं आता, बल्कि एक्चुअली रियल लाइफ में इसके काफी सारे इंप्लीमेंटेशन है। सबसे पहला जो सबसे मोस्ट कॉमन इंप्लीमेंटेशन ग्राफ्स का होता है वो होता है मैप्स की फॉर्म में। मैप में आपने गूगल मैप देखा होगा, उबर के ऊपर जो मैप आता है, एक ओला के ऊपर जो मैप आता है, जो हमारे कैब बुकिंग वाले सिस्टम्स होते हैं, वो सारे के सारे इंटरनली किसी ना किसी तरीके से ग्राफ्स का यूज कर रहे होते हैं। तो मैप के ऊपर एक शॉर्टेस्ट पाथ नाम की चीज होती है। जैसे गूगल क्या करता है, एक जगह से, एक सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का आपको शॉर्टेस्ट पाथ दिखा देता है। जैसे एक जगह से दूसरी जगह तक मिनिमम हम कौन सा पाथ लेकर पहुंच सकते हैं। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ की एल्गोरिथम है इसको भी हम ग्राफ्स की फॉर्म में देख रहे होंगे, इसको कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो फ्लाइट्स का टाइम कैलकुलेट होता है, कॉस्ट कैलकुलेट होती है कि एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट किस तरीके से जाएगी, कितनी कॉस्ट लगेगी एक जगह से दूसरी जगह जाने की। तो वैसी जो एप्लीकेशंस होती है उनमें भी ग्राफ्स का इस्तेमाल होता है। मान लेते हैं एक मेरे पास दिल्ली वाला एयरपोर्ट है, एक मेरे पास बैंगलोर वाला एयरपोर्ट है, एक मेरे पास हैदराबाद वाला एयरपोर्ट है, एक मेरे पास चेन्नई वाला है। अब बैंगलोर से एक तो है कि मैं डायरेक्टली चेन्नई जाकर फिर मैं हैदराबाद जा सकती हूँ, एक है कि मैं बैंगलोर जाकर फिर हैदराबाद जा सकती हूँ। इस एज का मान लीजिए वेट है 1, इसका है 2। ये एज का वेट बेसिकली कह सकते हैं मुझे डिस्टेंस दिखा रहा है, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4।
अब यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा मुझे, 3 + 4 7 के इक्वल। अगर मैं इस रास्ते के थ्रू जाऊंगी तो ये मुझे 1 + 2 के इक्वल लगेगा। तो ये जो रास्ता है ये मुझे छोटा पड़ेगा, तो मेरे एयरक्राफ्ट जो होगा या मेरा एयरप्लेन जो होगा उसमें कम फ्यूल लगेगा, उसकी कॉस्ट कम निकलेगी। तो इस तरीके से जो शॉर्टेस्ट पाथ वाली रियल लाइफ एप्लीकेशंस होती हैं, रियल लाइफ सिस्टम्स होते हैं, उनमें हम ग्राफ्स का यूज करते हैं। सेकेंड जो कॉमन इंप्लीमेंटेशन होती है ग्राफ की, वो होती है सोशल नेटवर्क के अंदर। सोशल नेटवर्क यानी हम स्नैपचैट यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज करते हैं, लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, कोरा, बहुत सारे ऐसे नेटवर्क्स होते हैं जहां पर हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, प्रोफाइल बना सकते हैं, कम्युनिटी बना सकते हैं। तो ऐसे जो नेटवर्क्स होते हैं उनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम ग्राफ्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हर एक सिंगल पर्सन जो है वो अपने आप में एक वर्टेक्स बन जाएगा, और एक जो कनेक्शन फॉर्म होगा दो दोस्तों के बीच में, ये फॉर्म होगा इन द फॉर्म ऑफ एन एज। तो इस तरीके से बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स होती हैं वो ग्राफ्स को यूज करती हैं टू इम्प्लीमेंट द कनेक्शन दैट इज फॉर्म्ड बिटवीन प्रोफाइल्स। तो बिलियंस ऑफ लोगों की प्रोफाइल आज की डेट में क्रिएटेड है सोशल मीडिया के ऊपर। आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स आपको दिखाई दे जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जो आपके फ्रेंड्स पोस्ट लाइक करते हैं या आपको जो रिकमेंडेशन आती है, वो सारी की सारी इंप्लीमेंटेशन ग्राफ की फॉर्म में हो सकती हैं। नेक्स्ट इंप्लीमेंटेशन हो सकती है डिलीवरी नेटवर्क की। डिलीवरी नेटवर्क जैसे आपने देखा होगा कि Amazon क्या करता है, Amazon का एक प्रॉपर बड़ा सा ट्रक निकलता है और इस ट्रक के अंदर बहुत सारा सामान स्टोर होता है, और एक डिलीवरी वाले भैया को क्या करना होता है, उनको अलग अलग बीच में स्टॉप्स पर रुकना होता है, उनको सामान डिलीवर करना होता है। और एक तरीके से वो चाहते हैं कि गोडाउन से जैसे ही निकले ट्रक वो हर जगह डिलीवर करके वापस अपनी ओरिजिनल जगह आ जाए। तो एक तरीके से साइक्लिक रूट फॉलो करते हैं। साइक्लिक रूट यानी वो रास्ता जो जहां से शुरू होता है वहीं पर ही वो खत्म होने वाला है। तो मान लेते हैं मैं ए पॉइंट से निकली, यहाँ पर मेरा वेयर हाउस है, वेयर हाउस से ट्रक निकला, उसको एक जगह डिलीवरी करनी है बी पॉइंट पर, एक जगह डिलीवरी करनी है सी पॉइंट पर, एक जगह डिलीवरी करनी है डी पॉइंट पर, और फिर वापस से उसे इस रास्ते के थ्रू वापस से ट्रैवल होकर आना है ए की तरफ, यानी वापस से अपने वेयर हाउस में आना है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इनको हम कहते हैं शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट। तो कैसे एक साइकिल के रास्ते में ट्रैवल करके हम अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ आ जाएं और सारे बीच वाले हम नोड्स को विजिट कर लें। तो क्या करेगा, ट्रक जाएगा, एक एक नोड पर अपनी डिलीवरी करके आएगा और वापस से अपने ओरिजिनल पॉइंट की तरफ आ जाएगा। तो जो Amazon, फ्लिपकार्ट के डिलीवरी ट्रक्स होते हैं वो कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा शॉर्टेस्ट पाथ होगा जिससे वो जाकर वापस आ सकते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट साइक्लिक रूट या ऐसी सिमिलर ग्राफ एल्गोरिथम्स का। तो उस चीज को, उस डेटा को, उस सिचुएशन को भी ग्राफ की फॉर्म में इंप्लीमेंट किया जा सकता है। प्लस यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होगा स्कूल वैन का। स्कूल वैन को क्या करना होता है, स्कूल बस को क्या करना होता है, स्कूल से निकलती है, फिर एक जगह यहाँ पर बच्चों को ड्रॉप किया, एक जगह यहाँ पर बच्चों को ड्रॉप किया, मान लेते हैं एक जगह यहाँ पर बच्चों को ड्रॉप किया, फिर यहाँ पर आकर बच्चों को ड्रॉप किया, फिर दोबारा डी पॉइंट पर आकर बच्चों को ड्रॉप किया, फिर वापस से स्कूल में आना है। तो किस तरीके से मिनिमम कॉस्ट में कैसे सारे के सारे पॉइंट्स तक हम पहुंच जाए। मिनिमम कॉस्ट क्या होगी कि सबसे कम रास्ते में कैसे पहुंच जाए, या फिर सबसे कम फ्यूल कंजम्पशन करते हुए हम कैसे पहुंच जाए। तो इस तरीके की सिचुएशन को हम विजुअलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। चौथा प्रैक्टिकल केस हमारे पास होता है फिजिक्स केमिस्ट्री के अंदर मॉलिक्यूल्स का। तो अगर हमने पीसीएम बैकग्राउंड से आते हैं तो वहां पर हमने देखा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म होते हैं। अब रिसर्च पर्पसेस के लिए साइंटिफिकली जो एप्लीकेशन डेवलप होती हैं उसमें इन मॉलिक्यूल्स को कंप्यूटर के अंदर जब हमें विजुअलाइज करना होता है तो वो हम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ ग्राफ। तो एक मॉलिक्यूल को हम एक्चुअली ग्राफ की फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं जहां अलग अलग ये जो मेरे एटम्स होते हैं ये मेरे नोड्स बन जाते हैं और बीच का जो कनेक्शन होता है, इनके बीच का जो बॉन्ड होती है उसको हम विजुअलाइज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एन एज। नेक्स्ट कॉमन एप्लीकेशन होती है हमारी राउटिंग एल्गोरिथम्स के ऊपर। अगर मैं इंटरनेट की बात करूं तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज अ कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स। हर जगह क्या होता है, डेटा पैकेट्स ट्रैवल कर रहे होते हैं। अगर मेरी वीडियो को आप इंटरनेट के थ्रू देख पा रहे हैं तो इंटरनेट वाला जो पूरा नेटवर्क है, इंटरनेट इज अ नेटवर्क। इस नेटवर्क के अंदर क्या हुआ, डेटा पैकेट जिसके अंदर इस वीडियो की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड हुई थी वो राउटर्स के थ्रू राउट होकर आपके घर तक पहुंची है एंड उसके बाद आपके सिस्टम्स तक पहुंची है। तो इस तरीके से जो राउटर्स होते हैं वो किस तरीके से डेटा पैकेट्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स का। डेटा पैकेट जितनी जल्दी ट्रांसफर होगा, मतलब मिनिमम कॉस्ट वाला जो पाथ उसका होगा, वो निकालने के लिए हम यूज करते हैं राउटिंग एल्गोरिथम्स का। और इन एल्गोरिथम्स को विजुअलाइज करने के लिए, इनको इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ्स का।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है मशीन लर्निंग का। तो मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग एक मशीन लर्निंग का टाइप होता है जिसमें हम एडवांस्ड एल्गोरिथम्स करते हैं। तो वहां पर क्या होता है, हम न्यूरॉन्स की तरह विजुअलाइज करते हैं अपने नेटवर्क को। डीप लर्निंग के अंदर हम पूरा न्यूरल नेटवर्क फॉर्म करते हैं और वो न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो फॉर्म होता है ग्राफ्स की फॉर्म में। जो मशीन लर्निंग होती है उसके अंदर हमें बहुत सारी कैलकुलेशंस करनी होती है। तो यूजुअली अगर हम अपने एल्गोरिथम के अंदर कुछ ग्राफ्स को यूज कर लें तो ग्राफ्स के अंदर हम ऑप्टिमाइजेशंस की हेल्प से बहुत ज्यादा फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारा प्रोसेसिंग टाइम बच जाता है। तो मशीन लर्निंग के अंदर भी कॉम्पिटेशनल ग्राफ्स यूज होते हैं जो कॉम्पिटेशन कैलकुलेशन करने के काम आते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन होती है हमारी डिपेंडेंसी ग्राफ की। जैसे कुछ रियल लाइफ सिचुएशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर अपने सिस्टम के ऊपर VS कोड चलाना है जिसके ऊपर हम जावा के अंदर कोड करते हैं। तो VS कोड को चलाने के लिए आपके पास सबसे पहले तो विंडोज इंस्टॉल होना चाहिए, मतलब एक खाली सिस्टम होगा जिसके अंदर आपका कोई ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है। तो वैसे तो उसमें आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल तो कर नहीं पाएंगे। तो एक लैपटॉप के अंदर सबसे पहले तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, मतलब पहले आप विंडोज इंस्टॉल करेंगे तभी आप VS कोड को इंस्टॉल कर पाएंगे। एंड तभी हम क्या करेंगे, तभी हम VS कोड का कोई प्लगइन, किसी प्लगइन को या किसी एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इस तरीके से डिपेंडेंसी बनती है। डिपेंडेंसी यानी एक दूसरे के ऊपर आप डिपेंड हो गए। तो एक्सटेंशन को इंप्लीमेंट करने की डिपेंडेंसी है कि पहले VS कोड होना चाहिए, VS कोड को इंस्टॉल करने की डिपेंडेंसी है कि पहले विंडोज होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन बहुत बार आती है। तो यूजुअली जैसे अगर A वाला सॉफ्टवेयर हो तभी मेरा B वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है, तभी मेरा C वाला हो सकता है, और B और C हो तो तभी मेरा D वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है। तो पहले मुझे A को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर मुझे B को इंस्टॉल करना पड़ेगा, फिर C को करना पड़ेगा, फिर मैं D को कर पाऊंगी। तो इस तरीके की जो सिचुएशन होती है इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग डिपेंडेंसी ग्राफ्स। डिपेंडेंसी ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, काफ़ी सारी सिचुएशंस में होते हैं। जो हमारे सर्वर्स होते हैं उनके अंदर भी अपनी एक डिपेंडेंसी फॉर्म होती है, या फिर सॉफ्टवेयर्स जो हम इंस्टॉल करते हैं उनके इंस्टॉलेशन में भी डिपेंडेंसी फॉर्म होती है। तो ऐसे डिपेंडेंसी ग्राफ्स को भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन है फॉर कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर बहुत सारी ब्रांचेज हैं। एक इसमें पर्टिकुलर केस आता है इमेज सेगमेंटेशन का। इमेज सेगमेंटेशन का मतलब है कि हमें एक पिक्चर दी हुई है जिसके अंदर हमें अलग अलग जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। तो ऑब्जेक्ट्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक इमेज के अंदर सेगमेंट करना यानी पार्ट कर देना। तो ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगी, ये एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगी। इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी सब ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे ये एक अम्ब्रेला एक अलग ऑब्जेक्ट हो जाएगी। ये जो कपड़े हैं इसको इसने डिटेक्ट किया है एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन है उसको अलग ऑब्जेक्ट की तरह डिटेक्ट किया है। जो हेयर है उनको अलग ऑब्जेक्ट यानी ग्रीन में डिटेक्ट किया है। तो इस तरीके से इमेज की सेगमेंटेशन करने के लिए जो काम होता है ये AI/ML वाली फील्ड का काम है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ्स का। इसके अलावा फ्लड फिल जो एल्गोरिथम होती है दैट इज ऑल्सो वेरी गुड यूज केस। फ्लड फिल एल्गोरिथम जैसे सवाल वो भी इंप्लीमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं ग्राफ्स का। फ्लड फिल कहने का मतलब है कि मुझे कोई भी फोटो दी होगी, इस फोटो के अंदर मुझे आइडेंटिफाई करना है कहाँ पर खाली जगह है और उसको मुझे कलर कर देना है। जैसे मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मेरे पास जो खाली जगह है वो इस फेस के अंदर है और उसको मैं धीरे 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 करके एक एक करके कलर कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये पूरा का पूरा जो फेस है वो कलर से फिल हो जाएगा। इस तरीके के काम करने के लिए हम फ्लड फिल एल्गोरिथम का यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो अ यूज केस ऑफ ग्राफ्स। इसके अलावा मेरे ग्राफ टाइप के डेटाबेसेस भी होते हैं। हमने आज तक सुना होगा स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर SQL डेटाबेस होता है, एक NoSQL भी डेटाबेस होता है, एक तीसरे टाइप का भी डेटाबेस होता है जिसको हम ग्राफ डेटाबेस कहते हैं, यानी इन्फॉर्मेशन जो होती है ग्राफ की फॉर्म में स्टोर होती है। इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। इनमें से पॉपुलर जो एग्जाम्पल है उनमें से एक का नाम है नेबुला, एक को हम Neo4j भी कह देते हैं, और भी बहुत सारे ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की हेल्प से हम अपने डेटा को इस तरीके से वर्टिसेस एंड एजेस की फॉर्म में विजुअलाइज कर पाते हैं। ऐसे जो डेटाबेसेस होते हैं वो यूजुअली आपके फ्रॉड डिटेक्शन में काम आ रहे होते हैं, या फिर कोई रिकमेंडेशन इंजन आप बना रहे हैं अपने किसी नए सोशल मीडिया ऐप के लिए, तो वहां पर इनकी इंप्लीमेंटेशन होती है। इसके अलावा ग्राफ्स बहुत ज़्यादा हेविली रिसर्च के अंदर भी इंप्लीमेंट होते हैं। जैसे साइकोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च होती है, बायोलॉजी से रिलेटेड जो रिसर्च होती है, जिसमें ह्यूमन ब्रेन को मैप करना होता है सॉफ्टवेयर्स के अंदर। तो उसमें ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स बेसिकली नोड्स होते हैं जो हमारे ब्रेन के अंदर हैं, एक्चुअली हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, जिसमें एक न्यूरॉन से लेकर दूसरे न्यूरॉन तक के कनेक्शंस फॉर्म होते हैं। तो कनेक्शन जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज़्यादा मेमोरी स्ट्रॉन्ग होगी, उतने ज़्यादा रिफ्लेक्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। तो इस तरीके से न्यूरॉन्स काम करते हैं। तो न्यूरॉन्स को मैप करने के लिए
हम कुछ इस तरीके से ग्राफ टाइप डेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर और फिर हम रिसर्च पर्पसेस के लिए ग्राफ्स का यूज करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो रियल लाइफ, सिर्फ कंप्यूटर साइंस में नहीं, सिर्फ हमारे साइकोलॉजी, बायोलॉजी या मशीन लर्निंग, एआई के अंदर नहीं, बहुत सारी डिफरेंट फील्ड्स हैं जिसमें अगर हमें टेक रिलेटेड कुछ काम करना होता है तो उस रियल लाइफ सिचुएशन को हम ग्राफ्स की फॉर्म में विजुअलाइज कर सकते हैं। तो वो बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ग्राफ्स का। अब सबसे पहले बात करते हैं कि हम एक ग्राफ को क्रिएट कैसे करने वाले हैं। एक ग्राफ का मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। इस ग्राफ को हम क्रिएट करने वाले हैं। इस ग्राफ के अंदर नोड मेरी है 0 से 1 तक का एक एज है, इस एज का वेट है 5 के इक्वल। 1 से 2 तक का एज है, इसका वेट है 1 के इक्वल। 2 से 3 का एज है, यहाँ का वेट है 1। 1 से 3 का एज है, इसका वेट है 3 एंड 2 से 4 तक का एज है जिसका वेट है मेरे पास 2। इस पूरे ग्राफ को मैं इंप्लीमेंट करूंगी यूजिंग एन एडजेसेंसी लिस्ट। अब एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं एक एरे लिस्ट ऑफ एजेस बनाऊंगी, जो मैं बनाऊंगी एक एरे टाइप का, यानी मैं बनाने वाली हूं एरे ऑफ एरे लिस्ट। और हर एरे लिस्ट के अंदर मैं स्टोर करूंगी कुछ एजेस के डेटा को। हर एज के अंदर क्या डिटेल होगी, हर एज के लिए उसका सोर्स होगा, उसकी डेस्टिनेशन होगी, उसका वेट होगा। अगर मैं इस एज का एग्जांपल लूं तो इसका सोर्स है 2, इसका डेस्टिनेशन है 4 एंड इसका वेट है 2 के इक्वल। तो इसमें सोर्स हो जाएगा 2, डेस्टिनेशन हो जाएगा 4, वेट हो जाएगा 2। इसी तरीके से 4 के लिए अगर मैं इसी एज का एग्जांपल लूं तो यहाँ पर सोर्स 4 हो जाएगी, डेस्टिनेशन 2 हो जाएगी, वेट मेरा 2 हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, एक एरे बनाना है जिसमें बहुत सारी लिस्ट होंगी और हर लिस्ट के अंदर मेरे पास स्टोर्ड होंगी मेरी एजेस की इंफॉर्मेशन। इसको पहले मैं लिख लेती हूँ कि ये बनकर क्या निकल कर आएगा। सबसे पहले मैं स्टोर करवाऊंगी 0 के लिए। 0 के लिए मेरी जो लिस्ट निकल कर आएगी उसमें पहले वाले एज की इंफॉर्मेशन होगी एज 1, जिसमें सोर्स है मेरे पास 2 के इक्वल, डेस्टिनेशन है 1 के इक्वल और वेट है मेरा 5 के इक्वल। इसके अलावा 0 से निकलकर कोई और एज नहीं आ रहा। फिर मैं आ जाऊंगी 1 पर। 1 के लिए पहला एज जो हो जाएगा वो हो जाएगा ये वाला एज, यानी E1। E1 को मैं दोबारा स्टोर करवाऊंगी क्योंकि 0 एंड 1 दोनों के लिए मैं स्टोर करा सकती हूँ। तो 1 के लिए दोबारा स्टोर करवाऊंगी। 1 में सोर्स हो जाएगी 1, डेस्टिनेशन हो जाएगी 0 और इसका वेट हो जाएगा 5 के इक्वल। इसी तरीके से एक एज कवर हो गया। अब E2 की बात करूं, E2 यानी ये वाला एज। E2 में सोर्स हो जाएगा 1, डेस्टिनेशन हो जाएगी 2 एंड मेरे पास वेट भी हो जाएगा 1 के इक्वल। अब मैं बात करूं E3 की, यानी इस वाले एज की, तो यहाँ पर सोर्स हो जाएगी 1, डेस्टिनेशन हो जाएगी 3, वेट मेरा हो जाएगा 3 के इक्वल। तो इस तरीके से 1 से निकलकर 1, 2, 3 एज निकल रही है और तीनों की इंफॉर्मेशन मुझे स्टोर करवा लेनी है एक एरे लिस्ट की फॉर्म में। अब यहाँ पर एक चीज आपने नोट की होगी कि जो मेरा वर्टेक्स है, मतलब जिस भी वर्टेक्स पर मैं हूं वहां पर सारे के सारे जो सोर्स हैं वो भी सेम वर्टेक्स नंबर ही होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं अगर 1 से निकलने वाले एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करवा रही हूँ तो सारे एजेस में मेरी जो सोर्स होगी वो वही वाली नोड होगी, यानी 1 ही होगा। यहाँ पर एक्चुअली सोर्स 0 होनी चाहिए। यहाँ 0 से लेकर हम 1 तक जा रहे हैं तो 0 वालों में 0 सोर्स होगी, 2 वालों में सब में 2 को हम एज अ सोर्स लेंगे। 2 के लिए अगर लिखूं तो 2 के लिए मेरे एजेस हो जाएंगे। पहला हो जाएगा ये वाला एज, दैट इज 2, 1, 1। 2 के लिए दूसरा एज हो जाएगा मेरे पास ये वाला एज विच इज 2, 3, इसका वेट 1। तीसरा एज हो जाएगा मेरे पास ये वाला एज जिसमें सोर्स हो जाएगा 2, डेस्टिनेशन हो जाएगी 4, वेट हो जाएगा मेरा 2 के इक्वल। अब यहाँ पर नोटिस किया होगा कि 2 के लिए सोर्स 2 है सारे के सारे एजेस में। 3 की अगर मैं बात करूं तो 3 के लिए क्या इंफॉर्मेशन स्टोर होगी, यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देती हूँ। 3 के लिए मेरे पास आ जाएगा एक ये एज जिसमें मैं स्टोर कराऊंगी 3, 1, 3। दूसरा आ जाएगा मेरे पास ये वाला एज जिसमें स्टोर करवाऊंगी मैं 3, 2, 1 को। तो इसमें भी हर जगह जो सोर्स है दैट इज इक्वल टू 3। उसके बाद स्टोर कराऊंगी 4 के लिए। 4 के लिए क्या होगा, 4 के लिए मेरे ग्राफ के अंदर ये वाला एज स्टोर होगा जिसमें सोर्स हो जाएगी 4 के इक्वल, डेस्टिनेशन हो जाएगी 2 के इक्वल और वेट हो जाएगा मेरा 2 के इक्वल। तो इस तरीके का डेटा मैं स्टोर करवाऊंगी विच विल बी माई एडजेसेंसी लिस्ट। इसके लिए एक बार हम कोड लिखकर देखते हैं कि एक्चुअली एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कैसे होगी जावा के अंदर। तो अपने कोड के अंदर मैंने क्लासरूम क्लास बनाई है और मैंने मेन फंक्शन बनाया है जिसके अंदर मैंने अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से डिफाइन किया है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये वही ग्राफ है जिसके ऊपर मैंने ड्राई रन करके देखा है। सबसे पहले ऊपर क्या करूंगी, सबसे पहले ऊपर इंपोर्ट कर लूंगी मैं java.util.all यानी सबको। अब इस ग्राफ के अंदर वैसे से ही नोड्स हैं, यानी 0 से लेकर 1 तक मेरा एक एज जा रहा है, 1 से लेकर 2 तक एज जा रहा है, 1 से लेकर 3 तक एज जा रहा है, 2 से 3 तक एज जा रहा है, 2 से 4 तक एज जा रहा है। सारे एजेस के मैंने यहाँ पर इस तरीके से आपको वेट भी दिखा दिए जिसके ऊपर मैंने ड्राई रन किया है। सबसे पहले किसी भी ग्राफ को क्रिएट करने के लिए मेरे पास एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर करने वाली क्लास होनी चाहिए।
तो मैं अपनी क्लास को क्रिएट कर लेती हूँ, लिखूंगी मैं स्टैटिक क्लास एज। हर एक एज के लिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करते हैं, एक होता है उसका सोर्स, एक होता है उसका डेस्टिनेशन, एक होता है उसका वेट। तो मैं तीनों इन्फॉर्मेशन को स्टोर करूंगी, इंट सोर्स, इंट डेस्टिनेशन, इंट वेट। एक कंस्ट्रक्टर बना लेती हूँ, पब्लिक एज, इंट सोर्स, इंट डेस्टिनेशन एंड इंट वेट के लिए। दिस डॉट सोर्स इज इक्वल टू सोर्स, दिस डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू माई डेस्टिनेशन and this dot weight is equal to my weight। तो मेरा ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के अंदर सबसे पहले तो मुझे पता करना होता है कि मैं कितने वर्टिसेस को स्टोर कराने वाली हूँ। यहाँ पर वर्टिसेस काउंट कर लेते हैं, 0 1 2 3, 0 से लेकर 4 तक मेरे पास वर्टिसेस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो वर्टिसेस हो जाएंगी दैट विल बी इक्वल टू 5। अब जितनी भी वर्टिसेस हैं उतनी ही साइज का मुझे एक एरे क्रिएट करना होता है, क्योंकि मेरी एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में अगर मैं विजुअलाइज करने वाली हूँ तो हर एक वर्टेक्स के लिए उसके क्या स्टोर होनी चाहिए, एक लिस्ट स्टोर होनी चाहिए जिसमें उसके सारे एजेस हो। तो जितनी वर्टेक्स है उतने मेरे एरे का साइज हो जाएगा। तो मैं यहां पर बनाऊंगी एक एरे लिस्ट ऑफ एज टाइप का अपना एरे, जिसको मैं नाम दूंगी ग्राफ। This will be equal to new array list, array of size v। यानी अगर मुझे एक नॉर्मल इंटीजर एरे को डिफाइन करना होता तो मैं कैसे करती, मैं लिखती int arr is equal to new array of size v। मैंने कुछ ऐसा ही यहां पर किया है। यहां पर मेरा एरे क्या है, मेरा एरे है ग्राफ, ग्राफ एरे है, तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। कितने साइज का एरे है, v साइज का एरे, मतलब जितने वर्टेक्स हैं मेरे पूरे को पूरे ग्राफ के अंदर। अब यहाँ पर अगर मेरे पास इंटीजर एरे होता तो मैं इंट लिखती, पर मेरे एरे का टाइप क्या है, हर एक एरे के इंडेक्स पर स्टोर्ड इंटीजर नहीं है, वहां पर हर एक एरे के इंडेक्स पर स्टोर्ड एक एरे लिस्ट है एजेस की। तो इसीलिए मैंने टाइप में लिखा है एरे लिस्ट ऑफ माई एजेस। यहाँ पर मैं कर देती हूँ कैपिटल L। तो मेरे पास एरे ऑफ एरे लिस्ट आ गया, जिसके अंदर मैं अपने सारे एजेस को स्टोर करवाने वाली हूँ। अब यहाँ पर हर एक सिंगल इंडेक्स पर अभी इस ग्राफ के अंदर एक नल वैल्यू स्टोर्ड है। डिफरेंस होता है नल वैल्यू और एम्प्टी एरे लिस्ट के बीच में। अभी अगर मैंने इस एरे को डिफाइन किया है तो अभी इसके अंदर क्या स्टोर्ड है, अभी हर एक इंडेक्स पर नल स्टोर्ड है। नल मतलब खाली, नल का मतलब एरे लिस्ट नहीं होता, खाली एरे लिस्ट नहीं होता। नल मतलब वहां पर डिफाइंड नहीं है कि क्या स्टोर्ड है। आपने एरे तो बना दिया पर उसके अंदर अभी कोई एरे लिस्ट नहीं है। तो सबसे पहले मुझे इनिशियलाइज करके उसको एक एम्प्टी एरे लिस्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एम्प्टी एरे लिस्ट यानी पहले नल था, नल का मतलब अनडिफाइंड, अब वहां पर एक एम्प्टी एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट है पर वो खाली है। तो उसके लिए मैं एक लूप चलाऊंगी, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई से लेकर जाऊंगी मैं v तक, आई प्लस प्लस, हर एक इंडेक्स पर जाऊंगी, ग्राफ ऑफ आई पर जाकर कर दूंगी उसको न्यू एरे लिस्ट के इक्वल। ग्राफ ऑफ आई कहने का मतलब है कि मैं ith इंडेक्स पर जा रही हूँ। ith इंडेक्स मतलब मैं i वाली वर्टेक्स पर जा रही हूँ और वहां पर जाकर एक नई एरे लिस्ट को क्रिएट कर रही हूँ जिसके अंदर मैं अपने एजेस को स्टोर करवा सकूँ। तो उसके लिए मैंने एक लूप चला दिया है। अब मैं एक एक करके सारे एजेस को स्टोर करवाने वाली हूँ। सबसे पहले स्टोर करवाते हैं 0 वाली वर्टेक्स के लिए। 0 वाली वर्टेक्स के लिए मेरे पास एक ही एज है जो 0 से लेकर 1 तक जाता है, जिसमें मेरे पास वेट है 5 के इक्वल। तो मैं लिखूंगी ग्राफ ऑफ 0 डॉट एड न्यू एज, जिसमें सोर्स हो जाएगा 0, डेस्टिनेशन हो जाएगा 1, वेट हो जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल। इसको मैं समराइज कर देती हूँ। मेरे पास एजेस की इंफॉर्मेशन स्टोर मुझे करानी है, तो एज मैंने क्लास बना ली है जिसके अंदर मेरे पास सोर्स है, डेस्टिनेशन है, वेट है। मैंने अपने ग्राफ को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कोड में। सबसे पहले तो मुझे v पता होना चाहिए, मेरे टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स, उस हिसाब से मैं अपना ग्राफ नाम का एरे बना सकती हूँ। एरे का टाइप है एरे लिस्ट ऑफ एजेस। शुरुआत में मैं नल को कन्वर्ट करूंगी एम्प्टी एरे लिस्ट के अंदर, तो हर एक इंडेक्स पर जाकर उसको बना दूंगी न्यू एरे लिस्ट। अब मुझे एजेस को स्टोर करवाना है। सबसे पहले कौन सी वर्टेक्स के लिए, 0 वाली वर्टेक्स के लिए। 0 वाली वर्टेक्स के लिए मेरे पास एक ही एज है, तो कैसे स्टोर करवाऊंगी, मैं जाऊंगी ग्राफ के ऊपर 0 वाले इंडेक्स पर, जो भी वर्टेक्स है उसका डेटा कहाँ स्टोर होगा, उसी इंडेक्स पर स्टोर होगा। तो 0 वाली वर्टेक्स है तो उसका डेटा 0 वाले इंडेक्स पर स्टोर होगा। 2 वाली वर्टेक्स है तो इसका डेटा 2 वाले इंडेक्स पर स्टोर होगा। तो मैं ग्राफ ऑफ 0 पर गई तो मेरे पास एक लिस्ट आ गई, हर एक इंडेक्स पर एक लिस्ट है, एरे लिस्ट। तो मेरे पास लिस्ट आ गई, उस लिस्ट के अंदर मैंने ऐड कर दिया अपना नया एज। नए एज में क्या है, सोर्स 0 है, डेस्टिनेशन 1 है और वेट मेरे पास 5 के इक्वल है।
सिंगल एज था। अब मैं आ जाऊंगी 1 वाली वर्टेक्स पर। 1 वाली वर्टेक्स पर क्या है, 1 के लिए मेरे पास 3 एजेस हैं। एक में है 0 डेस्टिनेशन, एक में है 2 डेस्टिनेशन, एक में है 3 डेस्टिनेशन। तो मैं आ जाऊंगी ग्राफ ऑफ 1 पर, जहां पर ऐड कर दूंगी न्यू एज। पहले एज के अंदर सोर्स हो जाएगा 1, डेस्टिनेशन हो जाएगा 0, वेट हो जाएगा 5 के इक्वल। तो ये वाला जो एज है ये 0 के अंदर भी स्टोर हुआ है, ये 1 के अंदर भी स्टोर हुआ है। एक बार यहाँ स्टोर हो गया सेम एज, एक बार यहाँ स्टोर हो गया है। 1 से निकलने वाले 2 और एजेस हैं, एक है मेरा ये वाला एज और दूसरा है मेरा ये वाला एज। इन दोनों को मैं स्टोर करा लेती हूँ। इनफैक्ट इसी को मैं कर देती हूँ कॉपी एंड पेस्ट। एक एज है जो 1 से लेकर 3 तक जाता है, इसका वेट है मेरे पास 3 के इक्वल। एक एज है जो 1 से लेकर, पहले वाला है जो 2 तक जाता है, इसका वेट मैं 1 कर दूंगी। एक एज है जो 1 से लेकर 3 तक जाता है, इसका वेट मैं 3 कर दूंगी। तो 3 एजेस को मैंने डिफाइन कर दिया, जो 1 से लेकर, एक जाता है 0 तक, एक जाता है 2 तक, एक जाता है 3 तक। अब आ जाऊंगी वर्टेक्स 2 पर। 2 वाली जो वर्टेक्स है इसके लिए मैं डिफाइन करूंगी ग्राफ ऑफ 2 पर जाकर अपना नया एज। 2 के लिए मेरे पास 3 एजेस हैं, एक 1 तक जाता है, एक 3 तक जाता है, एक 4 तक जाता है। तो मैं लिखूंगी, यहां पर लिख देती हूँ 2 से लेकर मैं जाने वाली हूँ 1 तक, एज का वेट हो जाएगा 1 के इक्वल। फिर सेम वर्टेक्स के लिए 2 से लेकर मैं जाऊंगी 3 तक, वेट हो जाएगा मेरा 1 के इक्वल। एंड फिर सेम वर्टेक्स के लिए 2 से लेकर 4 तक जाऊंगी और वेट मेरा 2 के इक्वल हो जाएगा। तो 2 सोर्स हो जाएगा, 4 डेस्टिनेशन हो जाएगा, वेट हो जाएगा मेरा 4 के इक्वल। अब आ जाती है 3 वाली वर्टेक्स की बारी। 3 वाली वर्टेक्स के लिए मेरे पास 2 एजेस होंगे, एक ये 1 तक जाता है और एक 2 तक जाता है। तो मैं यहां पर लिख दूंगी ग्राफ ऑफ 3, न्यू एज जो 3 से लेकर 1 तक जाएगा, जिसका वेट है 3 के इक्वल, और एक हो जाएगा ग्राफ ऑफ 3 जो 3 से लेकर 2 तक जाएगा और इसका वेट है 1 के इक्वल। एक और वर्टेक्स के लिए डिफाइन करती हूँ अपनी 4th वर्टेक्स के लिए। 4 वाली जो वर्टेक्स है इसके लिए मेरे पास एक ही सिंगल एज है जो 2 तक जाता है, तो इसके लिए मैं लिख दूंगी ग्राफ ऑफ 4। ये है 4 सोर्स बन जाएगा, 2 डेस्टिनेशन बन जाएगा, वेट हो जाएगा 2 के इक्वल। तो कुछ इस तरीके से मैंने अपने सारे के सारे ग्राफ के अंदर एजेस को डिफाइन कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ एरे लिस्ट। इसको एडजेसेंसी लिस्ट भी कह सकते हैं, यानी लिस्ट ऑफ लिस्ट। अब अगर मेरे पास सवाल आए, सैंपल सवाल, कि मुझे किसी भी वर्टेक्स के लिए उसके सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है। मान लेते हैं कि मुझे 2 के लिए उसके सारे नेबर्स को स्टोर करवाना है, तो 2 के नेबर्स हो जाएंगे 1, 3 एंड 4। तो मैं कैसे स्टोर करवाऊंगी, मैं एक लूप चला सकती हूँ। 2 नेबर्स के लिए मैं एक लूप चला लूंगी फॉर int I equal 0, I less than graph of 2 dot size I प्लस प्लस। 2 के अगर नेबर स्टोर करवाने हैं तो 2 वाली वर्टेक्स की इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर है, ग्राफ के अंदर 2 वाले इंडेक्स पर। तो मैं गई ग्राफ ऑफ 2 पर और वहां से मुझे मिलेगी पूरी एरे लिस्ट। इस एरे लिस्ट का मैं जितना साइज है उतना एक लूप चला लूंगी, पूरी की पूरी एरे लिस्ट को एक एक करके ट्रेवर्स करूंगी। एरे लिस्ट के अंदर क्या स्टोर्ड है, एज स्टोर्ड है, तो एक एक करके सारे एजेस की इंफॉर्मेशन निकालूंगी। एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ 2 डॉट गेट आई। तो हर एक अपनी पूरी एरे लिस्ट निकालूंगी, उसमें ith इंडेक्स पर जाकर मेरे पास अपना एक एज आ जाएगा। एज आ गया तो मतलब हर एक एज के अंदर उसका एक सोर्स होगा, एक डेस्टिनेशन होगा और एक वेट होगा। मेरे लिए किसी भी वर्टेक्स का अगर सारे एजेस हैं तो उसमें नेबर्स कौन हो जाएंगे, सारी डेस्टिनेशंस। जैसे अगर 2 का मेरे पास एक एज आ गया जो 2 से लेकर 4 तक जाता है, तो उसमें सोर्स तो 2 होगा ही, मेरे पास डेस्टिनेशन 4 होगी जिसका वेट 2 होगा। तो नेबर क्या बन गया, नेबर बन गई डेस्टिनेशन यानी 4। तो मैं सारे के सारे नेबर्स को प्रिंट करवाने के लिए प्रिंट करवा दूंगी ई डॉट डेस्टिनेशन को। इसको कर लेते हैं सेव एंड रन। जावा क्लासरूम मेरे पास प्रिंट होना चाहिए 1, 3 एंड 4। तो इस तरीके से मेरे पास किसी भी नोड के लिए उसके सारे के सारे नेबर्स की इंफॉर्मेशन आ सकती है इन ऑलमोस्ट कांस्टेंट टाइम। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ग्राफ ट्रेवर्सल्स की। ट्रेवर्सल हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है क्या होता है। किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर अगर हम ट्रैवल करते हैं तो उसको हम ट्रेवर्सल कहते हैं। हमने इससे पहले ट्री ट्रेवर्सल्स की बात की थी। ट्री के अंदर 4 तरीके होते हैं यूजुअली ट्रेवर्स करने के। एक होता है हमारा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल, एक होता है हमारा प्री ऑर्डर, एक होता है इन ऑर्डर एंड एक होता है हमारे पास पोस्ट ऑर्डर। इसी तरीके से ग्राफ के अंदर ट्रेवर्सल के 2 तरीके होते हैं। पहला होता है हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च,
इसको हम BFS भी कहते हैं। दूसरा होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च, इसको हम DFS भी कहते हैं। तो पहले हम BFS पढ़ेंगे, फिर हम DFS पढ़ेंगे। BFS एंड DFS के कोड डायरेक्टली आपसे इंटरव्यूज में पूछ लिए जाते हैं, नहीं तो हमें पता होना चाहिए ग्राफ के ऊपर BFS एंड DFS कैसे परफॉर्म होता है, क्योंकि बहुत सारी जो एल्गोरिदम्स होती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स DFS को यूज करके इंप्लीमेंट होती हैं, कुछ एल्गोरिदम्स BFS को यूज करके इंप्लीमेंट होती हैं। इसीलिए हमें बिल्कुल याद हो जाना चाहिए क्लास को देखने के साथ ही कि BFS एंड DFS एक्चुअली होते क्या हैं। अगर मैं एक नॉर्मल से ग्राफ का एग्जांपल लूँ, मान लेते हैं मेरे पास ये वाला ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर गिवन है जिसमें नोड्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 एंड इस तरीके से मेरे पास अपने कुछ एजेस हैं। अब जब भी हम ट्रेवर्सल करते हैं यूजुअली हम किसी सोर्स से शुरू होते हैं। सोर्स यानी एक स्टार्टिंग पॉइंट। मैं कह सकती हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट 0 है। एक ट्रेवर्सल के अंदर कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। ग्राफ के अंदर जैसे ट्री में तो डिफाइंड होता है कि ट्री का ट्रेवर्सल हमेशा रूट से शुरू होता है, क्योंकि ट्री ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट से सारी के सारी नोड्स, सारी की सारी ब्रांचेस निकलती हैं। बट ग्राफ के अंदर कोई ऐसा फिक्स स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। तो ग्राफ के अंदर हम किसी को भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले सकते हैं। मैं चाहूँ तो इस 3 को भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले सकती हूँ, चाहूँ तो इस 5 को भी अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले सकती हूँ, पर मैं ईज के लिए मैं क्या करती हूँ, 0 को अपना स्टार्टिंग पॉइंट ले लेती हूँ। अब 0 से अगर मैं ट्रैवल करना शुरू करूँ तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 1 तक पर जा सकती हूँ या मैं 2 पर जा सकती हूँ। मान लेते हैं मैं 0 के ऊपर खड़ी हूँ और मैं 0 से ट्रैवल करके गई 1 तक, तो मैंने 0 को तो ट्रैवल कर ही लिया है। अब मैं 1 पर आ गई तो मैंने 1 को भी ट्रैवल कर लिया। अब 1 से मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 1 से आगे 3 पर जा सकती हूँ, नहीं तो मैं 0 वाले इस 2 पर भी जा सकती हूँ। तो अगर मैं 1 से आगे 3 पर गई तो मैं प्रिंट करवा दूंगी 3 को। इसी तरीके से 3 से आगे अगर मैं 5 तक जाऊं तो प्रिंट करवा दूंगी 5 को। 5 से आगे अगर मैं 4 तक जाऊं तो प्रिंट करवा दूंगी 4 को। तो ऐसे ही अगर मैं ट्रेवर्स करती रहूं तो एक ग्राफ को ट्रैवल करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर हम 2 फिक्स तरीकों की बात करेंगे। एक होता है हमारा BFS ट्रेवर्सल, एक होता है हमारा DFS ट्रेवर्सल। सबसे पहले बात करते हैं BFS की। BFS ट्रेवर्सल का रूल कहता है कि हमें हमेशा अपने इमीडिएट नेबर्स को पहले ट्रेवर्स करना होता है। मतलब अगर हम किसी भी नोड पर खड़े हैं तो उसके इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे, 0 के इमीडिएट नेबर्स हो जाएंगे जो इसके सबसे पास हैं, यानी 1 एंड 2। तो पहले मैं इन दोनों को ट्रैवल करूं, उसके बाद इनके आगे वालों को ट्रैवल करूं। मतलब पहले 1 होना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, उसी के बाद मैं 3 को कर सकती हूँ। 3 को 2 से मैं पहले नहीं कर सकती। तो पहले अपने इमीडिएट नेबर्स को हर नोड को ट्रैवल करना पड़ता है। ये रूल कहता है हमारा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च जो होता है वो बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल के। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल में क्या होता है, अगर मेरे पास एक गिवन ट्री है, जैसे मेरे पास कुछ ऐसा गिवन ट्री है जिसमें काफ़ी सारे नोड्स हैं, तो मैं क्या करती हूँ, लेवल वाइज हर एक नोड की मैं वैल्यू को प्रिंट कर सकती हूँ। यानी पहले इस लेवल को ट्रैवल करूंगी, फिर इस लेवल को, फिर इस लेवल को, फिर इस लेवल को। ये मेरा लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल था जिसको मैं क्यू की फॉर्म में इंप्लीमेंट करती थी। वैसा सा ही मेरा ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च होता है जिसमें मेरे लेवल्स कैसे बनते हैं, ये बन जाता है मेरा लेवल 0, ये बन जाता है मेरा लेवल 1, ये बन जाता है मेरा लेवल 2, ये बन जाता है एक तरीके से मेरा लेवल 3 और ये बन जाता है मेरा लेवल 4। तो मैं अपने नोड्स को लेवल वाइज ट्रैवल करती हूँ अपने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च के अंदर। ब्रेड्थ होता है चौड़ाई, यानी पहले आप चौड़ाई में पहले ट्रैवल करेंगे। चौड़ाई कहने का मतलब है कि यहाँ से अगर मैं नीचे नीचे चले जाऊं तो ये तो मैं डेप्थ में जा रही हूँ, अंदर की तरफ पहले जा रही हूँ। पहले अंदर की तरफ नहीं जाना, पहले ब्रेड्थ में स्प्रेड होना है, यानी पहले अपने इमीडिएट नेबर्स की तरफ जाना है। तो 0 के जो इमीडिएट नेबर्स हैं वो हैं 1 एंड 2, तो पहले इस लेवल के नोड्स आएंगे, फिर इस लेवल के नोड्स आएंगे। इस तरीके से हम ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ज़रूरत होती है क्यू डेटा स्ट्रक्चर की। हमें पता ही है, इसका लॉजिक हमने ऑलरेडी पढ़ा ही था। लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल को इंप्लीमेंट करने के लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करते थे, ब्रेड्थ फर्स्ट के लिए भी क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे। तो मैं क्यू बना लेती हूँ। इस क्यू के अंदर ये हो जाएगा मेरा फ्रंट, ये हो जाएगा मेरा रियर। नॉर्मल क्यू बनाई है मैंने फीफो टाइप की। फीफो टाइप यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा नोड वही पहले प्रिंट होगा। ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च का भी यही रूल होता है कि जो नोड पहले आया उसको हम पहले ट्रैवल करेंगे, फिर 0 के बाद 1 और 2 पहले आते हैं, तो 1 और 2 पहले ट्रैवल होने चाहिए, उसके बाद 3, 4, 5, 6 ट्रैवल होनी चाहिए। अब मुझे फीफो का लॉजिक ही इंप्लीमेंट करना होता है, इसीलिए मैं क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज करती हूँ। क्यू के अंदर सबसे पहले मैं अपनी सोर्स को डाल देती हूँ। मान लेते हैं मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है या मेरी सोर्स दैट इज इक्वल टू 0, तो 0 को मैं डाल देती हूँ और इसके साथ साथ मैं एक और बूलियन टाइप का एरे लेती हूँ।
बूलियन एरे बनाऊंगी, इसको मैं नाम दे देती हूँ विजिटेड। इसके अंदर इंडेक्स होगा 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। शुरुआत में सारे के सारे जो इंडेक्स हैं इनकी वैल्यू फॉल्स के इक्वल होती है बाय डिफॉल्ट जावा में। तो ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इस तरीके से सारे के सारे फॉल्स हैं। विजिटेड का फॉल्स होने का मतलब है कि अभी तक इसको मैंने ट्रैवल नहीं किया, और जैसे ये वैल्यू ट्रू हो जाए मतलब इसको मैंने ट्रैवल कर लिया है। इस एक्स्ट्रा विजिटेड को लेने का लॉजिक क्या होता है? बीएफएस के अंदर मुझे विजिटेड को इसलिए लेना पड़ता है क्योंकि ग्राफ्स के अंदर साइकिल होती है। जब ट्रीज का हम लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल करते थे तो उसमें कोई विजिटेड एक्स्ट्रा बूलियन टाइप का एरे नहीं होता था जो बताता था कि कौन सा नोड विजिट हो गया कौन सा नहीं, क्योंकि ग्राफ में जो होता है हम ऊपर से लेकर नीचे तक ट्रैवल करते हैं। तो मुझे पता है कि नीचे से वापस से मैं दोबारा किसी ऊपर वाले नोड पर जाकर उसको ट्रैवल करना शुरू नहीं करूंगी। मतलब ट्रीज के अंदर कोई साइकिल नहीं होती, पर ग्राफ्स के अंदर साइकिल्स होती हैं। जैसे 3 से मैं 5 पर आ गई, 5 से मैं 4 पर आ गई, 4 से मैं दोबारा 3 पर जा सकती हूँ। तो इस तरीके से क्या होगा, जब मैं 3 को प्रिंट करवा दूंगी तो इसका नेबर क्या बन जाएगा, इसका नेबर 5 और 4 बन जाएंगे। तो मैं 5 और 4 को विजिट करके उनको प्रिंट करवा दूंगी। फिर जब मैं 5 पर आ जाऊंगी और 5 के नेबर्स को प्रिंट करवाऊंगी तो 5 के लिए दोबारा से 4 प्रिंट हो जाएगा, दोबारा से 3 प्रिंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक साइकिल एग्जिस्ट करती है, और क्योंकि ग्राफ में एक साइकिल एग्जिस्ट करती है इसीलिए मुझे ट्रैक करना पड़ता है कि एक नोड को मैं एक ही बार विजिट करूं। विजिटेड को मैंने इसलिए लिया है ताकि ईच नोड इज विजिटेड वंस, एक नोड को मैं एक ही बार विजिट करूं, इसीलिए मैंने विजिटेड को लिया है। तो यहां पर शुरुआत करते हैं अपने बीएफएस की। शुरू में क्या करेंगे, 0 को एज मैंने सोर्स ले लिया, इसको अपने क्यू के अंदर मैंने ऐड करा लिया है। अब मुझे एक लूप चलाना होता है बिल्कुल लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल की तरह। मैं क्या करती हूँ, अपनी क्यू से एलिमेंट को रिमूव करूंगी, इसको मैं प्रिंट करवा दूंगी। 0 को मैंने प्रिंट करवा दिया, और जैसे ही मैंने इसको प्रिंट करवा लिया इसको मैं विजिट कर दूंगी। प्रिंट करवाने का मतलब है मैंने इसको विजिट कर लिया, विजिट मतलब मैंने इसकी विजिटेड में कर दिया जाकर ट्रू। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ, तो मैं हर बार रिमूव कर दूंगी अपने क्यू से, तो क्यू डॉट रिमूव, और हर बार विजिट करा दूंगी अपने एलिमेंट को। मैं कह देती हूँ इस एलिमेंट को करंट एलिमेंट, तो मैंने करंट एलिमेंट को विजिट करा दिया प्लस इसको प्रिंट करवा दिया, तो मैं प्रिंट भी करवा दूंगी अपने करंट को। अब मुझे क्या करना है, करंट के जो नेबर्स थे उनको देखना है। करंट के नेबर्स यानी 0 के नेबर हो जाएंगे 1 एंड 2, तो मैं 1 एंड 2 को क्यू के अंदर ऐड करूंगी। पहले 1 ऐड हो जाएगा, फिर मेरा 2 ऐड हो जाएगा। नेबर्स को मुझे निकालना आता ही है, मैं एक लूप चला देती हूँ जिसके अंदर हर एक एज को निकालती हूँ और एज की डेस्टिनेशन मेरे पास मेरा नेबर बन जाता है। इसको मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। 1 एंड 2 को मैंने ऐड कर दिया, फिर मैं निकालूंगी 1 को। अब मेरे पास 0 जो है ऑलरेडी प्रिंट हो चुका है, अब मैं निकालूंगी 1 को। 1 को मैंने निकाला, 1 को मैंने प्रिंट करवा दिया, 1 का मैंने विजिटेड ट्रू कर दिया। तो 1 को मैंने निकाला, 1 को विजिट करा दिया और 1 को मैंने प्रिंट भी कर दिया। अब मैं क्या करूंगी, 1 के सारे इमीडिएट नेबर्स को मैं बाद में पुश कर दूंगी 2 के बाद। इस वाले ग्राफ में सिर्फ 3 1 का एक इमीडिएट नेबर है, तो मैं क्या कर दूंगी, अपनी क्यू के अंदर पुश कर दूंगी 3 को। उसके बाद मैं दोबारा रिमूव करूंगी 2 को। 2 को जैसे ही मैंने रिमूव किया, 2 को मैंने प्रिंट करवा दिया, 2 के लिए विजिटेड को कर दिया ट्रू। अब 2 के इमीडिएट नेबर्स को पुश कर दूंगी। 2 का इमीडिएट नेबर है मेरे पास 4, तो 4 को मैंने रियर से ऐड कर दिया अपनी क्यू के अंदर। अब आ जाएगी बारी 3 की। 3 को जैसे ही मैंने रिमूव किया, 3 को मैं प्रिंट करवा दूंगी, 3 के लिए विजिटेड को मैं कर दूंगी ट्रू। अब 3 के लिए उसके इमीडिएट नेबर्स को हम ऐड करेंगे। 3 के लिए जो इमीडिएट नेबर होगा वो बन जाएगा एक 1, एक हो जाएगा 4, एक हो जाएगा 5, तो तीनों की वैल्यू को मैं ऐड करा दूंगी क्यू में। एक ऐड हो जाएगा 1, एक ऐड हो जाएगा 4 एंड एक ऐड हो जाएगा मेरे पास 5 के इक्वल। तो ये मेरी क्यू है जिसके अंदर मेरे पास 1, 4 एंड 5 भी आ गए हैं। नेक्स्ट अब जो निकलेगा क्यू से वो निकलेगा 4। 4 जैसे ही निकलेगा मैं 4 को करवा दूंगी प्रिंट और 4 के लिए विजिटेड को कर दूंगी ट्रू। ये जो क्यू से रिमूव करने का काम होता है, उसके बाद मुझे चेक करना होता है कि क्या मेरी नोड ऑलरेडी विजिटेड है। अगर मेरी नोड पहले विजिट नहीं हुई, मतलब उसका विजिटेड ऑफ करंट अगर फॉल्स है, तभी उसको मुझे प्रिंट करवाना है और अब मुझे उसको विजिट करना है। अगर वो पहले विजिट हो गई थी तो मैं उसको दोबारा विजिट नहीं करने वाली। तो इन नोड्स को मुझे विजिट करके प्रिंट तभी करवाना है जब वो अनविजिटेड है। तो अभी तक मेरी सारी की सारी नोड्स अनविजिटेड आई हैं, तो 4 भी ऐसे ही अनविजिटेड आया। अब मैंने 4 को विजिट करवा दिया, 4 को प्रिंट करवा दिया। अब 4 के लिए उसके नेबर्स को हम ऐड कर देंगे क्यू में। 4 के लिए नेबर्स कौन कौन है, एक 4 के लिए नेबर है 2, एक 4 के लिए नेबर है 3 एंड एक 4 के लिए नेबर है 5। तो मैं ऐड कर दूंगी अपनी क्यू में 2, 3 एंड 5 को। अब क्यू से क्या निकलेगा, मेरे पास ये
सारे नोड्स मैं हटा देती हूँ, 4 भी निकल गया था। अब मेरी क्यू के अंदर ये सारे के सारे एलिमेंट्स बचे हुए हैं। अब क्यू में से निकलेगा मेरे पास 1। जैसे ही 1 निकला मैं चेक करूंगी क्या 1 ऑलरेडी विजिटेड है। 1 को तो मैं पहले विजिट कर चुकी हूँ। यहाँ पर ट्रू है, मतलब 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो मतलब उसे मुझे दोबारा विजिट नहीं कराना, मतलब इसको मुझे प्रिंट भी नहीं करवाना, इसके मुझे नेबर्स भी ऐड नहीं करने। विजिट कराने का मतलब होता है कि आप इसका विजिटेड ट्रू कर दो। मैं इनको स्टेप्स में लिख लेती हूँ। किसी भी नोड को विजिट कराने का मतलब होता है आप उसका विजिटेड ऑफ करंट ट्रू कर दो। दूसरा, उसको आप प्रिंट करवा दो। तीसरा, उसके आप नेबर्स को ऐड कर लो क्यू में। तो ये तीनों काम सिर्फ उन्हीं नोड्स के लिए होंगे जो अनविजिटेड हैं। 1 के लिए ऑलरेडी मेरे पास विजिटेड ट्रू है, मतलब 1 के लिए तीनों काम ऑलरेडी हो चुके हैं, मुझे दोबारा नहीं करने। तो मैं क्या करूंगी, 1 को सिंपली क्यू से मैं रिमूव कर दूंगी। नेक्स्ट मैं रिमूव करने वाली हूँ 4 को रिमूव करके देखूंगी क्या 4 के लिए विजिटेड ट्रू है। हाँ, 4 के लिए भी विजिटेड ट्रू है, तो 4 भी दोबारा यहाँ पर प्रिंट नहीं होगा। उसके बाद 4 को रिमूव करा दिया मैंने। मैं रिमूव कराऊंगी 5 को रिमूव कराऊंगी तो देखूंगी क्या उसके लिए विजिटेड ट्रू है, नहीं है, तो उसको मुझे विजिट करना है। 5 को विजिट करना मतलब 5 को मैंने प्रिंट करवा दिया, 5 के लिए विजिटेड को ट्रू कर दिया। अब 5 के नेबर्स को ऐड कर लूंगी। 5 का एक नेबर है 3, एक नेबर है 4, एक नेबर है 6, तो पहले ऐड कर लूंगी 3, फिर कर लूंगी 4, फिर कर लूंगी 6 को। नेक्स्ट अब मैं आ जाऊंगी, यहाँ पर मैंने 5 को हटा दिया। अब मैं विजिट करूंगी 2 को। 2 के लिए देखूंगी 2 तो ऑलरेडी विजिटेड है, मतलब इसको सिंपली मुझे रिमूव करना है। फिर रिमूव करूंगी 3 को। 3 के लिए देखूंगी 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है, इसके लिए भी कुछ नहीं करना। फिर मैं रिमूव करूंगी क्यू से 5 को। 5 के लिए चेक करूंगी तो 5 ऑलरेडी विजिटेड है, इसको मुझे दोबारा विजिट नहीं करना, तो 5 को बस यहाँ से कर दूंगी रिमूव। उसके बाद मैं रिमूव करूंगी 3 को। 3 के लिए देखूंगी 3 भी ऑलरेडी विजिटेड है। उसके बाद रिमूव करूंगी 4 को। 4 के लिए देखूंगी 4 भी ऑलरेडी विजिटेड है। उसके बाद रिमूव करूंगी 6 को। 6 रिमूव होगा तो 6 के लिए विजिटेड ट्रू नहीं है, तो 6 के लिए क्या करूंगी, 6 को प्रिंट करवा दूंगी, इसका विजिटेड ट्रू करूंगी और 6 के नेबर्स को ऐड कर दूंगी। 6 का नेबर कौन है, 6 का नेबर 5 है, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद ये सारे तो निकल चुके हैं। लास्ट अब जो निकलेगा मेरे क्यू के अंदर से वो होगी मेरी 5 वाली नोड। 5 वाली नोड निकलेगी, 5 के लिए ऑलरेडी विजिटेड ट्रू है, तो 5 दोबारा से प्रिंट आकर नहीं होगा। और फाइनली जो मैं सीक्वेंस देखूंगी BFS ट्रैवर्सल का, उसमें मेरे पास प्रिंट होगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6। और मैंने क्या किया, एक एक करके मैंने सारे के सारे वर्टेक्स को ट्रैवल कर लिया, मतलब मैंने सारे नोड्स को प्रिंट करवाया है BFS में। 0 भी प्रिंट हुआ है, 1 भी प्रिंट हुआ है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, सारे के सारे BFS फैशन में। तो BFS के लिए हम कोड लिखने वाले हैं। मैंने क्या किया, मैंने क्लास बनाई क्लासरूम नाम से। इसके अंदर ऑलरेडी मैंने अपनी एज क्लास बनाई हुई है और मैंने एक फंक्शन बनाया क्रिएट ग्राफ। जो हमारा बड़ा सा काम होता था ग्राफ को क्रिएट करने का, एक एक एज को ऐड करने का, उसके लिए मैंने एक फंक्शन बना दिया है। इसके अंदर वही काम हो रहा है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। इस बार जो मेरा ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखता है। इसी ग्राफ के ऊपर अभी हमने ड्राई रन करके देखा है। मेरे जो टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस है इस बार वो है 7 के इक्वल, तो मैंने v को ले लिया 7 के इक्वल। मैंने अपने ग्राफ को डिफाइन किया है, फिर क्रिएट ग्राफ को कॉल लगा दिया अपने ग्राफ के लिए। क्रिएट ग्राफ क्या करता है, हर एक ग्राफ के इंडेक्स पर जाकर एक नई एरे लिस्ट को डिफाइन करता है, एम्प्टी एरे लिस्ट को, और जितने भी एजेस हैं उन सबको मैंने क्रिएट किया है। बाय डिफॉल्ट हर एक एज का वेट मैंने 1 के इक्वल दिया है। आप चाहें तो अपने कोड में इस वेट को कंप्लीटली हटा सकते हैं, तो ये वाली लाइन हट जाएगी, ये वाली लाइन हट जाएगी और यहाँ से सारे के सारे वेट हट जाएंगे। पर क्योंकि मैं स्टैंडर्ड फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो अनवेटेड ग्राफ है, पर फिर भी मैंने वेट को हर एक एज के लिए 1 दे दिया। इससे हमारे कोड पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने ऑलरेडी ग्राफ को क्रिएट कर लिया है। आप क्या कर सकते हैं, कोड लिखते टाइम आपको बस इतना पार्ट लिखना पड़ेगा। यूजुअली हमारे जो ग्राफ्स के सवाल आते हैं उसमें हमें ग्राफ को स्क्रैच से क्रिएट नहीं करना पड़ता, पर फिर भी हमें क्रिएट करना आना चाहिए इन केस कोई इंटरव्यूअर हमसे पूछ ले तो, या किसी सवाल में हमसे क्रिएट करने के लिए बोल दिया जाए तो क्रिएशन वाला जो प्रोसेस है हम बार बार हर सवाल में नहीं करते। यूजुअली हमसे फंक्शंस लिखवाते हैं ग्राफ्स वाले सवाल में, तो यहाँ भी हम BFS का फंक्शन लिखने वाले हैं। क्रिएट मैंने ऑलरेडी कर रखा है ग्राफ को। मैं क्या करूंगी, एक फंक्शन लिखूंगी पब्लिक स्टैटिक वॉइड BFS। BFS के अंदर मेरे पास आएगा मेरा एरे ऑफ एरे लिस्ट ऑफ एज ग्राफ नाम से, और इस ग्राफ के लिए मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ इसका BFS ट्रैवर्सल। BFS ट्रैवर्सल में सबसे पहले तो हम एक क्यू लेते हैं। क्यू के अंदर मैं स्टोर करवाऊंगी अपने इंटीजर को।
इसको मैं नाम दूंगी Q इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। इसके अलावा मैं एक बूलियन टाइप की विजिटेड एरे लेने वाली हूँ, इसको मैंने नाम दिया है विजिटेड इज इक्वल टू न्यू बूलियन, और इसका साइज होगा V के बराबर। V क्या है मेरा? V है ग्राफ का साइज, तो ग्राफ डॉट लेंथ हो जाएगा मेरा V के इक्वल। अब मेरी जो सोर्स है शुरुआत में मैं किससे शुरू करने वाली हूँ? मैं 0 से शुरू करने वाली हूँ। आप बाय डिफॉल्ट चाहें तो 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 4 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, किसी को भी हम सोर्स ले सकते हैं BFS में। मैं अपने सोर्स को लेने वाली हूँ 0 के इक्वल, तो मैं क्या करूंगी? Q में ऐड कर दूंगी अपनी सोर्स यानी 0 को, तो माई सोर्स इज इक्वल टू 0। ये मेरी शुरुआत वाली नोड है। मैं एक लूप चलाऊंगी जब तक मेरी Q खाली नहीं हो जाती, जब तक माई Q इज नॉट एम्प्टी। मैं बिल्कुल वैसा सा ये लूप आपको लगेगा जैसा लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल में था ट्रीज के अंदर। मैं एक एक करके अपने Q से अपने डेटा को निकाल रही हूँ, नोड को निकालूंगी। तो इंट करंट इज इक्वल टू Q डॉट रिमूव। फिर मैं चेक कर लूंगी अगर मेरा करंट विजिटेड नहीं है, मतलब करंट के लिए विजिटेड की वैल्यू फॉल्स है, तो मैं उसको विजिट कर दूंगी, तब विजिट करंट। नहीं तो मुझे क्या करना है? नहीं तो कुछ नहीं करना, बस उसको रिमूव करके छोड़ देना है और कंटिन्यू करना है। जिस केस में नॉट विजिटेड है उसी केस में मैं अपने नोड को विजिट करने वाली हूँ। नोड को विजिट करते हैं हम 3 स्टेप्स में। पहला स्टेप होता है उसको प्रिंट करवा दो। मैं क्या करूंगी? उस नोड को प्रिंट करवा दूंगी। मैं प्रिंट करवाने वाली हूँ करंट को। दूसरा स्टेप क्या होता है? उसके लिए विजिटेड ट्रू कर दो। प्रिंट करवा दिया मतलब अब तो हमने उसको विजिट कर लिया, तो विजिटेड ऑफ करंट हो जाएगा ट्रू के इक्वल। तीसरा स्टेप होता है अब उसके सारे नेबर्स को Q के अंदर ऐड कर दो। तो मैं लूप चला दूंगी फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन ग्राफ ऑफ करंट, मतलब ग्राफ में करंट वाला जो इंडेक्स है, अगर वर्टेक्स 2 है तो 2 वाले इंडेक्स पर जाऊंगी, वर्टेक्स 0 है तो 0 वाले इंडेक्स पर जाऊंगी, वहां से सारे एजेस की इंफॉर्मेशन निकाल लूंगी। डॉट साइज i प्लस प्लस, मैं हर एक एज निकाल लूंगी लिस्ट के अंदर इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। इतना जो पार्ट ऑफ द कोड है ये हमने ऑलरेडी लिखा था जब हमने अपने ग्राफ को क्रिएट किया था। ये हम लिखते हैं एक किसी भी नोड के, किसी भी वर्टेक्स के सारे नेबर्स को निकालने के लिए। तो मैंने क्या किया, मेरी जो करंट वाली नोड थी उसके मुझे सारे नेबर्स निकालने हैं, तो ग्राफ ऑफ करंट पर मैं गई, वहां से मुझे एक एरे लिस्ट मिली होगी एजेस की। उस एरे लिस्ट को मैंने ट्रेवर्स किया और फिर मैंने एक एक एज निकाल लिया वहां से। एज का जो डेस्टिनेशन होता है वो मेरा नेबर होता है, तो मैंने क्या किया, क्यू के अंदर ऐड कर दिया मैंने अपने एज का डेस्टिनेशन। तो ये मेरा BFS का कोड कंप्लीट हो गया है। मैंने क्या किया, दोबारा मैं समराइज कर देती हूँ। एक क्यू ली है, एक बूलियन विजिटेड ली है, मैंने सोर्स लिए 0 के इक्वल, तो क्यू में ऐड कर दिया शुरुआत में 0। मैंने एक लूप चलाया जब तक मेरी पूरी क्यू खाली नहीं हो जाती। एक एक करके मैं क्यू से अपने एलिमेंट को निकालूंगी, फिर चेक करूंगी क्या वो ऑलरेडी विजिट हो चुका है। अगर नहीं हुआ है तभी उसको विजिट कराऊंगी। विजिट कराने के 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप उसको प्रिंट करवा दो, दूसरा स्टेप उसका विजिटर ट्रू कर दो, तीसरा स्टेप उसके सारे नेबर्स को क्यू के अंदर ऐड कर दो। नेबर्स कैसे निकालते हैं उसके लिए ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। हर एक नेबर वाला एज निकाल लूंगी, एज का जो डेस्टिनेशन है वो नेबर बन जाएगा, उसको मैं क्यू के अंदर ऐड करवा दूंगी। एक एक करके क्यू के अंदर से सारे एलिमेंट्स रिमूव होंगे और वो आकर प्रिंट हो जाएंगे। इसको हम करते हैं सेव। मेन फंक्शन से कॉल लगाऊंगी BFS के लिए, जिसमें पास कर दूंगी अपना ग्राफ। इसको करते हैं सेव एंड नाउ रन। मेरे पास BFS फैशन में प्रिंट हुआ है मेरा आउटपुट, विच इज 0 1 2 3 4 5 एंड 6। ये वही आउटपुट है जो मेरे पास ड्राई रन करके आया था। और BFS बिल्कुल आपको लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल की बहुत ज्यादा याद दिला रहा होगा, जलाना भी चाहिए, क्योंकि लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल भी ट्रीज के अंदर एक तरीके से BFS ट्रावर्सल ही होता है। तो आगे हम काफी सारे सवाल करेंगे जो BFS को इम्प्लीमेंट करेंगे, इसीलिए BFS का ये वाला कोड है, इतना फंक्शन हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। और इस फंक्शन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो दिस इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n। बिग ऑफ n यानी लीनियर टाइम का फंक्शन है। जितनी मेरे पास ग्राफ के अंदर नोड्स होंगी, ग्राफ के अंदर वर्टिसेस होंगी, उतना ही मेरा BFS का कोड टाइम लेने वाला है। और BFS वाले कोड की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो हो जाती है हमारे पास बिग ऑफ V प्लस E, यानी वर्टिसेस और एजेस में से जिसकी वैल्यू ज्यादा है वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कंट्रोल करता है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। आपको याद होनी चाहिए कि जावा के अंदर अगर हम एडजेसेंसी लिस्ट से, मतलब इस तरीके से जैसे हमने किया है, इस इंप्लीमेंटेशन से अगर हम BFS करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ V प्लस E होती है। और यहीं पर
अगर मेरा जो ग्राफ होता उसके लिए मैं मैट्रिक्स बनाती तो वो बिग ऑफ v स्क्वायर हो जाती, तो ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होती, इसीलिए मैट्रिक्स को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते, एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करते हैं। तो BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी v+e होती है। ये v+e कैसे आई, क्योंकि हम देखेंगे कि Q को जब हम रन कर रहे हैं तो उसमें हम सारे के सारे तो एजेस को भी ट्रेवर्स कर रहे हैं, एक तो जितने भी एजेस होते हैं हम उनको जाकर कम से कम एक बार तो ट्रैवल करते ही हैं, प्लस जितनी वर्टिसेस होती है हम सारी वर्टिसेस पर जाते हैं, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों का सम है। तो इन दोनों में से जिसकी भी बड़ी वैल्यू होगी वो कंट्रोल करेगा मेरे BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेवर्सल जिसकी हम बात करने वाले हैं ये है हमारा डेप्थ फर्स्ट ट्रेवर्सल, या फिर इसको हम कहते हैं DFS। DFS का रूल कहता है कि पहले अपने फर्स्ट नेबर को जाकर ट्रैवल कर लो। फर्स्ट नेबर को कहने का मतलब है कि DFS में पहले मैं 0 पर जाऊंगी, अगर ये मेरी सोर्स है तो स्टार्टिंग पॉइंट 0 को मैंने ट्रैवल कर लिया तो 0 से पहले मैं 1 पर जाऊंगी, फिर मैंने 1 को ट्रैवल कर लिया, फिर 1 से मैं 1 के नेबर पर जाऊंगी, 3 को ट्रैवल कर लूंगी, फिर 3 से पहले 3 के नेबर पर जाऊंगी, 4 को ट्रैवल करूंगी, 4 से पहले 4 के नेबर पर जाऊंगी, 2 को ट्रैवल करूंगी, फिर 2 के मैंने सारे नेबर्स को ट्रैवल कर लिया, 0 को भी कर लिया, 2 का नेबर 4 है, 4 को भी कर लिया तो वापस 4 पर आ जाऊंगी, 4 के लिए मैंने 2 को भी कर लिया, 3 को भी कर लिया, तो अब मैं 5 को ट्रैवल कर लूंगी, 5 को ट्रैवल किया तो 5 पर आ गई, 5 के लिए मैंने 3 को भी कर लिया, 4 को भी कर लिया, मैं 6 को ट्रैवल कर लूंगी तो 6 पर आ गई। तो इस तरीके से एक नोड से शुरू होती हूँ और उसके आगे आगे नेबर्स पर जाती रहती हूँ जब तक मेरे सारे नेबर्स ट्रैवल नहीं हो जाते। तो इसको करने का लॉजिकल तरीका क्या होता है, हम DFS को इम्प्लीमेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिकर्सिव फंक्शन। हम रिकर्जन का यूज करेंगे, हम चाहें तो बिना रिकर्जन के इसको एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर की फॉर्म में भी कर सकते हैं, पर रिकर्जन में क्या होता है, रिकर्जन अपने आप में एक स्टैक लेकर चलती है। रिकर्जन के अंदर आपको याद होगा एक कॉल स्टैक होता है जिसके अंदर फंक्शन कॉल स्टोर होती हैं। तो एक तरीके से किसी भी कोड के अंदर रिकर्जन को यूज करने का मतलब है कि आप एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर को इम्प्लिसिटली यूज कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगी, रिकर्जन का यूज करूंगी अपने DFS को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मान लेते हैं मैंने किसी भी सोर्स से शुरू किया, तो सबसे पहला काम होगा मेरे लिए अपने नोड को, अपने जो भी करंट नोड है उसको विजिट कर लेना। फिर मुझे क्या करना है, फिर मुझे अपने ऑल नेबर्स को, सारे के सारे नेबर्स को विजिट करना है। कब विजिट करना है, जब वो अनविजिटेड हो। मतलब मैं यहाँ पर अपने सारे नेबर्स को विजिट करने के लिए एक लूप चला सकती हूँ, फॉर इंट i = 0 to m मान लेते हैं, या k, मेरे k अगर नेबर्स हैं, अगर कोई भी नेबर अनविजिटेड है मतलब विजिटेड ऑफ माय करंट की वैल्यू अगर फॉल्स आ जाती है, यहां पर मैंने नॉट ऑपरेटर लगाया, मतलब विजिटेड ऑफ करंट की वैल्यू अगर फॉल्स है, किसी नेबर को अगर अभी तक विजिट नहीं किया गया है तो उसको विजिट कर लो। पहले मैं अपने नेबर को विजिट कर लूंगी, तो मैं इसी फंक्शन को कॉल लगा दूंगी, या कह सकते हैं कि मैं DFS को कॉल लगा दूंगी टू विजिट माय नेबर, या यहाँ पर नेबर की जगह मैं पास कर सकती हूँ अपनी वैल्यू i को। तो लॉजिक क्या रहता है DFS का, DFS में पहले मैं अपनी नोड को विजिट कर लेती हूँ, उसके बाद क्या करती हूँ, उसके बाद एक लूप चला लेती हूँ 0 से लेकर k तक अपने सारे के सारे नेबर्स के लिए। अब हर एक नेबर के लिए चेक करूंगी, अगर वो नेबर विजिटेड है फिर तो कुछ नहीं करना, पहले से उसको विजिट कर रखा है तो फिर वहां पर नहीं जाना, पर अगर विजिटेड नहीं है तो उसको जाकर मैं विजिट कर लूंगी। तो इस तरीके से प्रायोरिटी अपने लेवल में देने की जगह मैं अपने नेबर को, आगे वाले लेवल को पहले प्रायोरिटी देती हूँ। अब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी मैं एक बूलियन विजिटेड का यूज करूंगी, क्योंकि मुझे ट्रैक करना है कि कौन विजिटेड है कौन नहीं, क्योंकि यहाँ पर मुझे जरूरत पड़ेगी। मैं साइकिल में विजिट नहीं करना चाहती, ग्राफ के अंदर साइकिल होती है, इसीलिए जब भी हम BFS या DFS का यूज करते हैं हमें एक बूलियन विजिटेड का यूज करना पड़ता है। तो मैं एक बूलियन एरे बना लूंगी, बूलियन एरे के अंदर सारे मैं इंडेक्स ले लूंगी, 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7। शुरुआत में सारी की सारी ये जो विजिटेड वाली वैल्यूज हैं ये फॉल्स के इक्वल हैं। अब मैं क्या करूंगी, अपना मैं कोड रन करने वाली हूँ। मेरे कोड में मेरा एक रिकर्सिव फंक्शन है, इस रिकर्सिव फंक्शन को मैंने नाम दे दिया है DFS। DFS के अंदर मेरे पास मेरा ग्राफ आता है और मेरे पास जिस भी नोड पर मैं विजिट कर रही हूँ वो करंट नोड पास होती है, और मेरा सूडो कोड कुछ ऐसा दिखता है। मैं DFS के अंदर आऊंगी, पहले अपनी नोड को विजिट कर दूंगी, उसके बाद चेक करूंगी अपने नेबर्स के लिए, अगर वो अनविजिटेड है तो फिर उनको विजिट कर दूंगी। तो सबसे पहले मैं आई 0 पर अपनी सोर्स नोड के लिए 0 को मैंने विजिट कर दिया। 0 को विजिट करने का मतलब है कि उसको प्रिंट करवा दो, एंड प्रिंट करवाने के बाद विजिटेड ऑफ करंट को हम ट्रू बना देंगे।
तो 0 पर मैं आई तो 0 को मैंने प्रिंट करवा दिया 0 और इसके विजिटेड को मैंने कर दिया ट्रू के इक्वल। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 0 के नेबर्स पर। 0 के 2 नेबर्स हैं, 0 का एक नेबर है 1, एक नेबर है 2, तो उनके लिए मैं लूप चला दूंगी। लूप में पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा 1 वाला। तो अब मैं विजिट कर जाऊंगी 1 को। अब मैंने 1 के लिए कॉल लगा दी है। 1 के लिए कॉल लगाऊंगी जैसे ही, अगर मैं रिकर्जन स्टैक की बात करूं तो रिकर्जन स्टैक में पहले 0 आया था, 0 ने क्या किया 1 के लिए कॉल लगा दी, तो अब 1 वाली कॉल एग्जीक्यूट होगी। 1 वाली कॉल आ गई तो मैं 1 को विजिट कर दूंगी, 1 को प्रिंट कर दूंगी, 1 की वैल्यू को ट्रू कर दूंगी। तो मैंने 1 को प्रिंट कर दिया, 1 की वैल्यू को ट्रू कर दिया। अब 1 क्या करेगा, 1 अपने नेबर्स के लिए लूप चलाएगा। 1 के नेबर्स कौन कौन है, एक 1 का नेबर है 0, एक 1 का नेबर है 3। तो 0 के लिए ऑलरेडी विजिटेड ट्रू है, 0 के लिए ऑलरेडी विजिटेड की वैल्यू ट्रू है, इसके लिए मुझे कॉल नहीं लगानी। तो मैं 1 के बाद कॉल लगाऊंगी 3 के लिए। 1 क्या करेगा, कुछ इस तरीके से स्टैक में 3 के लिए कॉल लगा देगा, तो एक स्टैक फ्रेम बन जाएगा 3 के लिए। अब 3 के लिए जैसे ही कॉल लगेगी मैं क्या करूंगी, इस नोड पर आ जाऊंगी। इस नोड पर जैसे ही आई मैं सबसे पहले विजिट करूंगी अपने 3 वाले नोड को। विजिट करने का मतलब है 3 को प्रिंट करवा दूंगी और 3 की वैल्यू को यहाँ पर मैं ट्रू कर दूंगी। उसके बाद बात करूंगी मैं 3 के नेबर्स के लिए, लूप चला दूंगी 3 के नेबर्स के लिए। 3 के नेबर्स हैं, एक नेबर है 1, एक नेबर है 4, एक नेबर है 5। 1 ऑलरेडी विजिटेड है, इसके लिए कॉल नहीं जाएगी। 4 विजिटेड नहीं है तो 4 के लिए कॉल चली जाएगी। तो एक लेवल ऊपर कॉल जाएगी 4 के लिए। 4 के लिए कॉल जाएगी, जैसे ही 4 की कॉल आई मैं 4 को कर दूंगी विजिट। 4 को विजिट किया तो 4 प्रिंट हो जाएगा, 4 की वैल्यू पर ट्रू आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने इसको प्रिंट कर दिया। अब मैं कॉल लगाऊंगी 4 के नेबर्स के लिए। 4 के नेबर में कौन कौन है, 4 के नेबर में 2 है, एक 4 का नेबर 3 है, एक 4 का नेबर 5 है। सबसे पहले आ जाऊंगी 2 पर। 2 पर एक कॉल जाएगी मेरे स्टैक के अंदर, तो इस स्टैक को मैं यहाँ ले आती हूँ। 4 क्या करेगा, 4 कॉल लगाएगा अब 2 के लिए, क्योंकि उसका पहला नेबर जो अनविजिटेड है वो 2 है। 2 के लिए जैसे ही कॉल आएगी मैं यहाँ पर आ जाऊंगी। 2 पर आते ही मैं उसको विजिट करवा दूंगी। 2 को विजिट कराया मतलब 2 को प्रिंट करवाया और 2 के यहाँ पर विजिटेड को कर दिया मैंने ट्रू। अब 2 को जैसे ही विजिट करा दिया, 2 के नेबर्स को विजिट कराएंगे। 2 के नेबर्स को देखेंगे, 2 का नेबर है 0, ये ऑलरेडी विजिट हो चुका है। दूसरा नेबर है 4, ये भी ऑलरेडी विजिटेड हो चुका है। मतलब 2 के सारे नेबर्स ऑलरेडी विजिटेड हैं। तो यहाँ से सीधा मैं कर जाऊंगी रिटर्न। 2 से रिटर्न किया तो ये मेरा स्टैक से 2 हट जाएगा। अब 4 पर दोबारा आ गई। 4 के लिए कौन कौन से नेबर्स थे, 4 का एक नेबर था 2 जिसको विजिट कर चुके हैं। 4 का एक नेबर था 3 जो ऑलरेडी विजिटेड था। अब आ गई 5 पर, तो 4 के लिए मैं 5 को कॉल लगा दूंगी। 5 वाले नेबर पर जैसे ही कॉल आएगी मैं आ गई यहाँ पर। पहले मैं 5 को विजिट करा दूंगी। 5 को विजिट कराया मतलब 5 को प्रिंट करवा दिया, 5 के लिए विजिटेड को कर दिया मैंने ट्रू के इक्वल। अब मैं 5 के नेबर्स को प्रिंट करवा दूंगी। 5 के नेबर्स कौन होंगे, 5 के नेबर्स हैं 3 पर ये ऑलरेडी विजिटेड है। दूसरा नेबर है 4, ये भी ऑलरेडी विजिटेड है। तीसरा नेबर है 6 विजिटेड नहीं है तो मैं 6 को विजिट कर लूंगी। मैं 6 पर आ जाऊंगी, 6 के लिए कॉल लगा दूंगी। 5 ने कॉल लगा दी है 6 के लिए। 6 के लिए जैसे ही कॉल लगई पहले मैं 6 के लिए विजिट कर दूंगी, तो 6 प्रिंट हो जाएगा, 6 के लिए विजिटेड भी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर विजिटेड के अंदर एक्चुअली मेरा जो एरे है ये सिर्फ 7 साइज का है, 0 से लेकर 6 तक। तो 6 ऑलरेडी विजिटेड हो गया, इसके लिए ट्रू कर दिया। अब मैं 6 के नेबर्स को विजिट करा दूंगी। 6 का नेबर कौन है, 6 का नेबर है 5 ऑलरेडी विजिटेड है तो 5 के लिए कॉल नहीं जाएगा। तो यहाँ से सिंपली मैं कर दूंगी रिटर्न कर दूंगी तो 6 हट जाएगा स्टैक से। उसके बाद 5 पर आ जाऊंगी। 5 के लिए 3 भी विजिट हो गया, 4 भी विजिट हो गया, 6 भी विजिट हो गया। अब ये भी रिटर्न हो जाएगा, स्टैक खाली हो जाएगा। उसके बाद मैं आ जाऊंगी 4 पर। 4 के लिए 2 भी विजिट हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, तो दोबारा से 4 भी हट जाएगा। अब मैं आ गई 3 पर। 3 के लिए 1 भी हो गया है, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया है, तो 3 भी हट जाएगा स्टैक से। अब मैं आ गई 1 पर। 1 के लिए उसका नेबर 0 भी विजिट हो चुका है, 3 भी हो चुका है, तो 1 को भी हटा देंगे। उसके बाद 0 पर आ जाएंगे। 0 के लिए उसका नेबर 1 भी विजिट हो गया, 2 भी हो गया है, तो फिर हम 0 को भी हटा देंगे। इस तरीके से जो मेरा फाइनल DFS ट्रेवर्सल आएगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, जिसमें पहले मेरे पास 0 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा एंड 6 आएगा। सो दिस इज माई फाइनल DFS ट्रेवर्सल। कैसे किया है इसको मैंने रिकर्सिव फंक्शन की फॉर्म में किया, जिसमें हर बार मैं अपना करंट नोड पास कर रही हूँ। पहले करंट नोड को विजिट कराऊंगी, मतलब उसको प्रिंट करवाऊंगी, विजिटेड ट्रू कर दूंगी। फिर मैं उसके नेबर्स को विजिट कराऊंगी अगर वो अनविजिटेड है तो इसके लिए हम एक बार कोड लिखने वाले हैं। मेरे पास ऑलरेडी मेरा पहले वाला कोड है जिसमें मेरे पास एज क्लास थी और मैंने अपना क्रिएट ग्राफ नाम का एक फंक्शन बनाया हुआ था जो मेरे ग्राफ को क्रिएट करके दे देता है। मैं क्या करूंगी, इनफैक्ट इसको मैं एक बार आपको शो भी कर देती हूँ ताकि आप साथ के साथ कोड लिख रहे हैं
तो अपने ग्राफ को क्रिएट करने के लिए मैंने इन एजेस को क्रिएट किया है। आप यहाँ पर पॉज करके देख सकते हैं। मेरा जो ग्राफ था वो कुछ ऐसा दिखता था, ऐसा मेरा ग्राफ दिखता है। इसके लिए वर्टिसेस मेरे पास टोटल 7 है। मैंने अपने ग्राफ को क्रिएट कर रखा है। अब की बार मैं कॉल लगाने वाली हूँ डीएफएस को। डीएफएस को लिखने के लिए मैं एक रिकर्सिव फंक्शन लिखूंगी, पब्लिक स्टैटिक वॉइड डीएफएस। डीएफएस के अंदर एक तो मैं अपना ग्राफ पास करती हूँ विच इज माई एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे, ये हो जाएगा मेरा ग्राफ। दूसरा मैं पास करती हूँ अपना करंट। तो करंट के लिए सिर्फ मैं अपने वर्टेक्स का नंबर पास कर सकती हूँ, तो मुझे पता चल जाएगा मेरा करंट क्या है। सबसे पहले जिस भी करंट पर मैं हूँ उसे मुझे विजिट कराना है, तो मुझे अपनी करंट को विजिट कराना है। विजिट कराने के लिए मैं उसकी वैल्यू को प्रिंट करवा देती हूँ, मतलब करंट को मैंने प्रिंट करवा दिया कुछ इस तरीके से। फिर मैं क्या करती हूँ, करंट के साथ साथ मैं एक और पैरामीटर ले लूंगी अपना बूलियन विजिटेड। बूलियन विजिटेड के अंदर ट्रैक करूंगी कौन सा मेरा वर्टेक्स विजिट हो गया एंड कौन सा नहीं। तो विजिटेड के अंदर मैं करंट इंडेक्स पर जाऊंगी और उसको करा दूंगी ट्रू के इक्वल। तो यहां पर मैंने विजिट कर लिया अपने करंट को। अब मैं उसके नेबर्स के लिए कॉल लगाने वाली हूं, फॉर इंट आई इक्वल 0, आई लेस देन ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज आई प्लस प्लस। तो किसी भी वर्टेक्स के लिए उसके नेबर्स को निकालने वाला स्टेप हम बार बार परफॉर्म करते हैं, तो इसीलिए एडजेसेंसी लिस्ट को यूज करने का फायदा होता है। तो नेबर को कैसे कॉल किया मैंने, ग्राफ ऑफ करंट मुझे क्या देगा, सारे के सारे एजेस दे देगा एरे लिस्ट की फॉर्म में जो इस करंट से निकलते हैं, और उन एजेस से मैं नेबर्स निकाल दूंगी। तो मैं अपना एज निकाल लेती हूँ, एज ई इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ करंट डॉट गेट आई। नेबर हो जाएगा मेरा ई डॉट डेस्टिनेशन के इक्वल। तो मैं चेक कर लूंगी अगर मेरा विजिटेड ऑफ करंट इज नॉट इक्वल टू ट्रू, यहां पर मैंने नॉट लगा दिया। अगर विजिटेड की वैल्यू फॉल्स होगी तभी मैं उसको विजिट करूंगी, नहीं तो विजिट नहीं करूंगी। तो मैं डीएफएस को कॉल लगा दूंगी अपने नेक्स्ट नोड के लिए। इसमें पास कर दूंगी ग्राफ, मेरा करंट हो जाएगा इस बार मेरा एज डॉट डेस्टिनेशन, यानी मेरा अगले वाला जो नेबर होगा उसकी वैल्यू पास कर दूंगी और पास कर दूंगी अपने विजिटेड को। तो इस तरीके से डीएफएस का कोड रिकर्सिव मैनर में मैंने कंप्लीट कर दिया है। मेन फंक्शन से अब मैं डीएफएस के कोड के लिए कॉल लगाऊंगी। डीएफएस को कॉल कर दूंगी, इसमें पास करूंगी अपना ग्राफ, करंट हो जाएगा मेरे पास 0, शुरुआत में 0 से मैं शुरू कर दूंगी, और बूलियन एरे पास कर दूंगी न्यू बूलियन ऑफ साइज v। इसको करते हैं एक बार सेव एंड रन। यहां पर मेरे पास सिर्फ 0 प्रिंट होकर आया है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहां मैंने विजिटेड करंट के लिए चेक कर लिया। करंट के लिए तो विजिटेड हमेशा ट्रू ही होगा। मुझे यहां पर चेक करना है अपने नेबर के लिए कि नेबर विजिटेड था क्या। अगर नेबर विजिटेड था तो उसको विजिट नहीं करना, अगर विजिटेड नहीं है तब मैं उसको विजिट कर सकती हूँ। तो मैंने कॉल लगा दी है अपने ई डॉट डेस्टिनेशन के लिए। इसको करते हैं सेव एंड एक बार और रन। तो आउटपुट में मेरे पास आया है 0 1 3 4 2 5 6 एंड इसको आप टैली करेंगे तो ये वही आउटपुट है जो हमने अपने ड्राई रन के अंदर निकाला है। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डीएफएस को इंप्लीमेंट करते हैं। डीएफएस की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहती है दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी बिग ऑफ v प्लस ई के इक्वल। अब नेक्स्ट हम एक सवाल कर लेते हैं। इस सवाल का नाम है हैज पाथ। सवाल में मुझे एक सोर्स दिया हुआ है, एक डेस्टिनेशन दिया हुआ है, और मुझे बताना है कि क्या मेरे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक कोई पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। जैसे यहाँ पर मेरा सोर्स है 0 के इक्वल, डेस्टिनेशन है 5 के इक्वल। ये मेरा सोर्स बन जाएगा 0 वाला नोड, 5 बन जाएगा मेरा डेस्टिनेशन। मुझे बताना है इन दोनों के बीच में कोई भी पाथ एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। 0 से मल्टीपल पाथ्स हैं जो 5 तक एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से एक पाथ तो कुछ ऐसा है कि मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाऊँ, एक पाथ ऐसा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाऊँ, एक पाथ है कि मैं इधर से लेकर यहाँ तक ऐसे आ जाऊँ, और एक पाथ है कि मैं इधर से ऐसे आ जाऊँ। तो 4 पाथ हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। मुझे बस रिटर्न करना है ट्रू अगर कोई भी पाथ एग्जिस्ट करता है तो, और अगर नहीं करता तो उस केस में मुझे रिटर्न करना है फॉल्स। पाथ कौन से केसेस में एग्जिस्ट नहीं करते, जब मेरे पास थोड़े से डिसजॉइंट ग्राफ होते हैं। जैसे अगर मैं ये वाला ग्राफ लूँ जिसमें कुछ इस तरीके से मेरे पास नोड्स हैं, आपको लगेगा नहीं ये तो 2 ग्राफ हैं, बट एक्चुअली ये एक सिंगल ग्राफ भी हो सकता है जिसमें यहाँ से कोई कनेक्टिंग एज आपके पास है ही नहीं। तो ऐसे भी ग्राफ हो सकते हैं जो टुकड़ों में बटे हुए हों।
उसमें अगर मैं आपको बोलूं कि आपको अब 0 से लेकर 5 तक का पाथ निकालना है, तो अब कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस केस में मैं फॉल्स रिटर्न करूंगी। ऐसे ग्राफ्स में बहुत सारे डिसजॉइंट मेरे पास पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स, मतलब पूरा का पूरा ग्राफ एक पूरी जॉइंट एंटिटी नहीं होता, पूरा जुड़ा हुआ नहीं होता, थोड़े से उसमें टुकड़े होते हैं, जिसकी वजह से पाथ एग्जिस्ट नहीं करता एक नोड से दूसरी नोड की तरफ। मुझे फाइंड आउट करना है यही चीज कि सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक पाथ एग्जिस्ट करता है क्या। तो ये जो हैज पाथ वाला सवाल है, इसको सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे डीएफएस का। डीएफएस क्या करता था, डीएफएस एक सोर्स से शुरू हो जाता है और फिर सारे नोड्स को जाकर विजिट करने की कोशिश करता है। मैं डीएफएस में ये देखूंगी कि अगर मैं सोर्स से स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे अपने डेस्टिनेशन को ढूंढना है और मैं वहां रुक जाऊंगी जहां पर मुझे मेरा डेस्टिनेशन मिल जाएगा। अगर डेस्टिनेशन मिल गया तो मैं रुक जाऊंगी, नहीं तो मैं क्या करूंगी, नहीं तो मैं अपने डेस्टिनेशन को सर्च करूंगी अपने नेबर्स के थ्रू। अगर मान लेते हैं 2 मेरा नेबर है, 0 से 5 तक का मुझे पाथ ढूंढना है और 2 मेरा नेबर है। अगर 2 मुझे कहता है कि मेरे पास 5 तक का पाथ है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मुझसे भी 5 तक का पाथ एग्जिस्ट करेगा। कहने का मतलब है अगर आपका कोई भी नेबर कहता है कि वहां से लेकर 5 तक का पाथ एग्जिस्ट करता है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि आपसे भी 5 तक का पाथ एग्जिस्ट करता है। कैसे, आप नेबर तक चले जाएंगे, नेबर आपको 5 तक पहुंचा देगा। इसका मैं बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल दूं तो एक ये आप हैं, एक ये आपका पड़ोसी है और आपको जाना है कहीं पर, मान लीजिए आपको बॉम्बे की तरफ ट्रैवल करके जाना है। आपको बॉम्बे तक का रास्ता नहीं पता, लेकिन आपका पड़ोसी आपके साथ ट्रैवल कर रहा है, आपको पड़ोसी के घर जाने तक का तो रास्ता पता है, तो आप पड़ोसी के घर जाएंगे और पड़ोसी से पूछेंगे कि आपको बॉम्बे तक का रास्ता पता है क्या। पड़ोसी बोलेगा हाँ मुझे तो बॉम्बे तक का रास्ता पता है। तो अगर पड़ोसी को बॉम्बे तक का रास्ता पता होगा तो आपको भी पता चल जाएगा, क्योंकि आपको पड़ोसी तक जाना आता है, आपको अपने नेबर तक जाना आता है और नेबर आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है। आपको क्या करना है, या तो मेरा सोर्स और डेस्टिनेशन सेम ही हो, मतलब मुझे कहाँ जाना है, मुझे वहीं जाना है जहां मैं हूं, मतलब मेरा सोर्स भी सेम है, मेरा डेस्टिनेशन भी सेम है, उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है। या फिर मेरे किसी नेबर को पता है कि डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचना है, तो उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है, क्योंकि अगर नेबर को पता है तो मुझे भी पता होगा। इसके लिए फंक्शन कैसा लिखा जाएगा, इसके लिए हम एक रिकर्सिव फंक्शन लिखेंगे। रिकर्सिव फंक्शन कुछ इस तरीके से कि उसको मैं नाम दूंगी हैज पाथ। उसके अंदर एक तो मैं ग्राफ पास करूंगी, एक में पास करूंगी अपना सोर्स, एक में पास करूंगी अपना डेस्टिनेशन। इसके अलावा मैं एक विजिटेड एरे बना सकती हूँ, ताकि मैं बार बार किसी लूप के अंदर ना फंस रही हूँ। मुझे हमेशा विजिटेड को रखना है ताकि मैं ट्रैक कर पाऊँ कौन से नोड्स को मैं विजिट कर चुकी हूँ, कौन से नोड्स को नहीं। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं ग्राफ ट्रेवर्सल से रिलेटेड, उसमें हम यूजुअली एक विजिटेड नाम का एरे रख लेते हैं, ताकि मैं बार बार एक साइकिल के अंदर ना फंस जाऊँ ग्राफ में। तो यहाँ पर मैं एक विजिटेड रख लेती हूँ। मुझे क्या करना है, 2 ही केसेस में मैं ट्रू रिटर्न करूंगी। एक तो केस, पहला केस वो होगा जिसमें मेरा सोर्स इज इक्वल टू माई डेस्टिनेशन, यानी मैं 0 से मैंने शुरू किया और 0 पर ही मुझे पहुंचना था, उस केस में मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी। दूसरा मेरा केस होगा अगर मेरा कोई ऐसा नेबर है जिसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, अब विजिट करने वाली हूँ। तो अगर मेरा कोई ऐसा नेबर है जिसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ मेरा कोई ऐसा नेबर जिसको मैंने अभी से विजिट नहीं किया, अभी विजिट करूंगी, एंड जहां से हैज पाथ मुझे ट्रू रिटर्न करके दे देता है कि अगर मैं नेबर को ही सोर्स बना दूं और वहां से डेस्टिनेशन तक का रास्ता ढूंढूं तो मुझे ट्रू मिल जाएगा। उस केस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है। 2 लॉजिकल तरीके हैं, एक तो मेरा सोर्स ही डेस्टिनेशन बन जाए, यानी मैं जहां हूं यहीं से मुझे यहीं तक का रास्ता ढूंढना, यानी मेरा कोई ऐसा नेबर है जिसको मैंने अभी तक विजिट नहीं किया और वो मुझे डेस्टिनेशन तक का रास्ता बता दे, मतलब वो मुझे ट्रू रिटर्न कर दे। उस केस में मैं भी रिटर्न कर दूंगी ट्रू। तो ये मुझे फेथ रखना है, ये मुझे यकीन रखना है, वो रिकर्जन वाले फंडे जो हैं उनको दोबारा से मुझे याद करना है, क्योंकि ग्राफ्स के अंदर रिकर्जन बहुत ज़्यादा यूज होती है। तो इन 2 कंडीशंस में मुझे ट्रू रिटर्न करना है, नहीं तो मैं क्या करूँगी, लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगी फॉल्स, कि अगर इन दोनों में से कुछ भी केस नहीं है तो मतलब फॉल्स है, मतलब मेरा पाथ एग्जिस्ट नहीं करता। हैज पाथ में फिर फॉल्स रिटर्न करना है। इसके लिए एक बार ड्राई रन करते हैं अपने इस ग्राफ के ऊपर। मैंने शुरुआत की 0 के साथ। 0 क्या करेगा, 0 से यहाँ मैं अपना एरे भी बना लेती हूँ। इस एरे के अंदर ये 0th इंडेक्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो 0 पर जैसे ही आई मैंने चेक किया क्या सोर्स मेरा डेस्टिनेशन के इक्वल है, 0 डेस्टिनेशन के इक्वल है, नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, इसको विजिट कर दूंगी। यहाँ पर बीच में मैं इसको विजिट कर दूंगी, विजिट माय करंट नोड।
विजिट करने का मतलब है कि अगली बार कोई 0 को कॉल ना लगा दे। 0 के लिए कॉल एक ही बार लगनी चाहिए, वो मैंने ऑलरेडी लगा दी, अब नहीं लगनी चाहिए। अब 0 के नेबर पर जाऊंगी। 0 के नेबर में देखूंगी क्या 1 विजिटेड है, 1 विजिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 1 की तरफ ट्रैवल करूंगी। तो मैंने कॉल लगा दी 1 के लिए, 1 के लिए कॉल लगा दी। जैसे ही 1 वाली कॉल पर आई देखूंगी क्या मैं डेस्टिनेशन पर पहुंच गई, क्योंकि इस बार 1 मेरी सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन 5 के इक्वल है, सोर्स डेस्टिनेशन इक्वल नहीं है, तो 1 को विजिट कर दूंगी। 1 को विजिट किया तो यहाँ मैंने कर दिया ट्रू। उसके बाद 1 के नेबर को देखूंगी, मैं आ गई हूँ यहाँ पर। 1 के नेबर कौन हो जाएंगे, 1 का नेबर एक तो हो जाएगा 0, पर 0 ऑलरेडी विजिटेड है यहाँ पर। दूसरा 1 का नेबर हो जाएगा 3, तो 3 को मैं विजिट कर दूंगी। 3 को विजिट किया तो 1 से मैं कॉल लगा दूंगी 3 के लिए। कॉल लगाई मैंने 3 के लिए, तो 3 के लिए दोबारा चेक करूंगी। 3 इस बार सोर्स बन गया, डेस्टिनेशन है 5, क्या दोनों इक्वल हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो 3 को विजिट कर दूंगी। 3 को विजिट कर दिया मतलब यहाँ पर मैंने ट्रू को कर दिया। अब मैं देखूंगी 3 के नेबर्स के लिए। 3 को विजिट कर लिया है मैंने, 3 के नेबर्स के लिए देखूंगी। 3 का नेबर 1 ऑलरेडी विजिटेड है, तो यहाँ के लिए कॉल नहीं लग सकती। 3 का नेबर है दूसरा 4 विजिटेड नहीं है, तो मैं क्या करूंगी 4 के लिए कॉल लगा दूंगी। 4 के लिए जैसे ही मैंने कॉल लगाई, यहाँ मैं क्या चेक कर रही हूँ, विजिटेड है या नहीं वो चेक कर रही हूँ, यहाँ मैं कॉल लगा रही हूँ। 4 के लिए कॉल लगाई तो 4 क्या करेगा, चेक करेगा क्या सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन है। सोर्स है 4, डेस्टिनेशन है 5, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं विजिट कर दूंगी 4 को। 4 को विजिट किया तो यहाँ मैंने ट्रू कर दिया और मैं 4 पर आ गई। 3 से मैंने कॉल लगाई थी अपने 4 तक। 4 क्या करेगा, अपने नेबर्स को देखेगा। 4 का एक नेबर है 2, तो 4 क्या करेगा 2 के लिए देखेगा, 2 विजिटेड नहीं है, तो 4 2 को कॉल लगा कर देखेगा। 2 के लिए कॉल लगाई, सोर्स बन गया 2, डेस्टिनेशन बन गया 5, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैंने 2 को विजिट कर दिया और 4 ने यहाँ पर 2 के लिए कॉल लगाई थी। अब 2 क्या करेगा, 2 विजिट होने के बाद अपने नेबर्स को देखेगा। 2 पर खड़ी हूँ मैं, 2 का नेबर 0 विजिटेड है, 2 का नेबर 4 विजिटेड है, तो 2 से अब कहीं और कॉल नहीं लग सकती, तो 2 से मैं वापस आ जाऊंगी 4 पर। तो 2 से मैं वापस यहाँ 4 की तरफ आ गई। 4 ने क्या किया, 4 का ये नेबर 3 तो विजिटेड था, 2 को भी विजिट कर लिया, अब 4 आ जाएगा 5 पर, तो 4 ने यहाँ पर कॉल लगा दी, सेकेंड कॉल 5 की तरफ। अब मैं 5 के लिए चेक करूंगी, 5 बन गया सोर्स, 5 ही बन गया डेस्टिनेशन। यहाँ सोर्स इक्वल टू डेस्टिनेशन हो गया, तो इस केस में मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू को। तो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया ट्रू। यहाँ से अगर मैं ट्रू रिटर्न करूंगी, यहाँ से ट्रू आया, तो 4 के ऊपर क्या हुआ, 4 के पास 5 के लिए हैज पाथ ने ट्रू रिटर्न किया, तो ये भी ट्रू रिटर्न कर देगा। तो इसने 3 को ट्रू रिटर्न किया। 3 क्या करेगा, 3 के पास भी ट्रू आया अगर यहाँ से, तो ये भी ट्रू रिटर्न करेगा। तो 3 ने भी यहाँ से ट्रू रिटर्न किया, सेम मैनर ने 1 ने भी यहाँ से ट्रू रिटर्न किया, और 0 भी क्या करेगा, 0 भी रिटर्न कर देगा मेन फंक्शन को ट्रू। ट्रू रिटर्न करने का मतलब है कि 5 ने 4 को बोला हाँ जी पाथ एग्जिस्ट करता है, हैज पाथ ट्रू है। 5 ने क्या किया, अपने दोस्त 4 को बताया, अपने पड़ोसी 4 को बताया कि पाथ एग्जिस्ट करता है। 4 ने क्या किया, अपने पड़ोसी को बताया। 4 का पड़ोसी है 3, 4 ने फिर 3 को बताया कि पाथ एग्जिस्ट करता है, ट्रू। 3 ने अपने पड़ोसी को बताया, 3 ने 1 को बताया कि पाथ एग्जिस्ट करता है, ट्रू। 1 ने 0 को बताया, 1 के 0 को बताने का मतलब है ये पास करेगा ट्रू, 0 को बोलेगा पाथ एग्जिस्ट करता है। तो 0 ने क्या किया, अपने पड़ोसी 1 से पूछा, 1 ने अपने पड़ोसी 3 से पूछा, 3 ने अपने पड़ोसी 4 से पूछा, 4 ने अपने पड़ोसी 5 से पूछा। तो 4 के तो पड़ोस में ही रहता है 5, ये तो बता ही देगा कि हाँ पाथ एग्जिस्ट करता है। तो इस पाथ के थ्रू मैंने फाइंड आउट किया कि मेरे सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक का एक फिक्स्ड पाथ है जो एग्जिस्ट करता है मेरे ग्राफ के अंदर। उसके लिए ये मेरा सूडो कोड है। अब इस कोड को मैं कन्वर्ट करने वाली हूँ एक्चुअल कोड के अंदर। मैं क्या करूँगी, एक फंक्शन बनाऊंगी पब्लिक स्टैटिक बूलियन हैज पाथ। हैज पाथ के अंदर एक मेरे पास मेरा ग्राफ आ जाएगा जो होगा एरे लिस्ट ऑफ एज का एरे माई ग्राफ। उसके अलावा मेरे पास एक सोर्स आ जाएगा, मेरे पास एक डेस्टिनेशन आ जाएगा, एंड मेरे पास आएगा मेरा बूलियन विजिटेड। तो इन 4 पैरामीटर्स की फॉर्म में मैं अपना हैज पाथ कंप्लीट करूंगी। सबसे पहला तो प्रोसेस होता है चेक करना कि क्या मेरी सोर्स मेरी डेस्टिनेशन के इक्वल है। अगर इक्वल हो जाती है तो उस केस में रिटर्न कर दूंगी मैं ट्रू। दूसरा चीज चेक करना होता है कि क्या नेबर में से कोई मुझे मेरी डेस्टिनेशन तक पहुंचा सकता है। तो मैं लूप चला लूंगी अपने नेबर्स को फाइंड आउट करने के लिए। फॉर इंट i इक्वल 0, i लेस देन ग्राफ ऑफ करंट डॉट साइज i प्लस प्लस, या करंट की जगह इसको मैं कर दूंगी मेरी सोर्स। हर एक नेबर को निकालने के लिए मैं सबसे पहले तो अपना एज निकाल लेती हूँ। e इज इक्वल टू ग्राफ ऑफ सोर्स डॉट गेट i
ई डॉट डेस्टिनेशन मेरा नेबर बन जाता है। मेरा नेबर क्या होता है? ई डॉट डेस्टिनेशन के इक्वल। तो मैं चेक कर लूंगी कि अगर नॉट ऑफ विजिटेड ई डॉट डेस्टिनेशन एंड हैज पाथ फॉर माई ग्राफ, मेरा अगला सोर्स बन जाएगा मेरा डेस्टिनेशन एंड मेरा डेस्टिनेशन रहेगा फाइनल सेम, इसके अलावा मेरा विजिटेड। मतलब यहां पर मैं चेक कर रही हूं कि अगर मेरा नेबर कौन है? ई डॉट डेस्टिनेशन। यहां मैं कॉमेंट भी कर देती हूं, ई डॉट डेस्टिनेशन इज इक्वल टू माई नेबर। अगर मेरा नेबर अभी तक विजिट नहीं हुआ है तो मैं उसको विजिट कर लूं। कैसे विजिट कर लूं? उसके लिए कॉल लगा दी, कॉल में पास किया ग्राफ, सोर्स बन गया अब मेरा नेबर और डेस्टिनेशन वही है, विजिटेड भी वही है। अगर वहां से मेरा पाथ एग्जिस्ट करता है तो उस केस में मेरे तक भी पाथ एग्जिस्ट करता है तो मैं रिटर्न कर दूंगी ट्रू। यहां पर जिस भी मेरे सोर्स के लिए कॉल लगेगी उसको मुझे शुरुआत में ही विजिटेड करवा देना है, तो मैं विजिटेड ऑफ सोर्स को कर दूंगी ट्रू के इक्वल और लास्ट में रिटर्न कर दूंगी फॉल्स। मतलब अगर मैं मेरी सोर्स डेस्टिनेशन के इक्वल भी नहीं है और किसी नेबर से भी रिलेट करके पूछ कर मैं नहीं पहुंच सकती तो उस केस में मेरा कोई पाथ एग्जिस्ट नहीं करता, उस केस में मुझे रिटर्न करवाना है फॉल्स को। इसको कर लेते हैं सेव एंड एक बार मैं कॉल लगाती हूं, कॉल लगाऊंगी हैज पाथ को फॉर माई ग्राफ, सोर्स को पास करूंगी एज 0, डेस्टिनेशन को पास करूंगी एज 5 एंड विजिटेड को मैं पास करने वाली हूं एज माई न्यू बूलियन ऑफ साइज v, यानी टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स जितना साइज होगा मेरे विजिटेड का। इसको करते हैं सेव एंड एक बार रन, तो मेरे पास रिटर्न होकर आया है ट्रू। यहीं पर अगर मैं 0 से लेकर 7 तक का पाथ सर्च करूं तो उस केस में फॉल्स रिटर्न होगा क्योंकि 7 नाम का मेरा 7th वर्टेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उस केस में प्रिंट हुआ है फॉल्स। अब इस कोड को करने में जो मुझे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी दैट इज ऑल्सो इक्वल टू बिग ऑफ v प्लस ई, क्योंकि ये जो कोड है ये बहुत सिमिलर है मेरे डीएफएस वाले कोड के। डीएफएस में भी मैंने एसएसआई कुछ किया था, शुरुआत में कुछ स्टेप्स लिए थे कांस्टेंट टाइम में, फिर एक लूप चला दिया था अपने नेबर्स के लिए, तो इसकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आने वाली है बिग ऑफ v प्लस ई के इक्वल।